प्रिवेसी जो होती है ना इज ऑफ टू काइंड्स। इस प्रोफेशन में रह के मैंने ज्यादा देखा है, पहले मैं बिलीव भी नहीं करता लव इज ब्लाइंड। मेरा ना ऐसे पारा बढ़ता जा रहा है उस लड़की के बारे में सुनते सुनते। हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो होता है वो पुलिस को एक क्राइम को सॉर्ट आउट करने में बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, कई बार नॉट ओनली पुलिस बल्कि इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है, ईडी, हमने सबके लिए काम किया हुआ है। सोशल मीडिया के आने के बाद बिजनेस भी बूम हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड्स बढ़े। प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल में अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो लमसम कितना खर्चा बैठता है? सबसे ज्यादा चीटर्स कौन होते हैं, लड़कियां या लड़के? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस में कई बार तो इतना हो जाता है कि हम एक बार तो ऐसा हो गया था कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को रेड किया, वहाँ पे आगे जिस लेडी के साथ वो पकड़ा गया था उसके सड़क पे बाल ही खींचनी शुरू कर दी उसने। वाह, इसको डाले दूं मैं, वाह शैम्पी वाह। आई लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट इज कि लोगों को ना इससे नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, इट्स अ नॉलेजेबल पॉडकास्ट क्योंकि ट्रस्ट करना जरूरी है, तो इसलिए ट्रस्ट बट वेरीफाई। लोग झूठ बोलते हैं या फिर झूठ जीते हैं? सच जानना मुश्किल होता है या सच को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है? आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। हाय, आई एम निहारिका। नए हैं तो वेलकम, आई एम निहारिका। आप देख रहे हैं हाइप बाय निहारिका और आज का पॉडकास्ट एक प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं नमन जैन जी। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं, जो चीजें आपको मालूम पड़ेंगी, उसके बाद किसी पर भी भरोसा करने से पहले आप कई बार सोचेंगे। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अब वेलकम कर लेते हैं नमन जी का। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए एंड वेलकम टू द शो। यू वेलकम। कैसे हैं आप? ऑल गुड निहारिका। कितना ट्रैफिक मिला आपको रास्ते में? डोंट आस्क अबाउट दिल्ली ट्रैफिक। एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हम लोगों को जो समझ में आता है वो लगता है कि यार किसी के बारे में कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन निकलवानी है या किसी के बारे में बैकग्राउंड चेक करवाना है तो हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लेते हैं। मगर ये सारी चीजें आज भी हम 2026 में बैठे हैं, वो सीमित हैं वेब सीरीज तक, टेलीविजन तक, बड़े बड़े लोगों तक। हमको उनके बारे में सिर्फ वहीं से पता चलता है। तो आप हमें बताइए पहले तो प्राइवेट डिटेक्टिव कैसे बनते हैं, कौन होते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव और प्राइवेट डिटेक्टिव क्या क्या काम करते हैं? ओके, तो पहले मैं आपको इस बात से शुरू करता हूँ प्राइवेट डिटेक्टिव करते क्या क्या हैं। ठीक है, सो प्राइवेट डिटेक्टिव जो है ना बड़ी प्रैक्टिकल फील्ड है आज की डेट में एंड दिस प्रोफेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 30% पर एनम विद ह्यूज ग्रोथ, राइट? बिकॉज एवरीवन नीड्स इन्फॉर्मेशन। हर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन आदमी को क्यों चाहिए होती है? इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आदमी को राइट डिसीजंस लेने के लिए और एविडेंसेस चाहिए होता है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। अब डिसीजन मेकिंग जो होती है आपकी ज़िंदगी का स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे आपको डिसीजन मेकिंग ज़रूरत पड़ती है। आपको शादी करनी है तो आपको राइट डिसीजन लेना है कि आप सही लड़के से सही लड़की की शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपको बिजनेस वेंचर में जाना है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि जिस जॉइंट वेंचर में आप जा रहे हो वो बिजनेस जो है करने लायक भी है या नहीं है, जो उसके सामने वाली पार्टी है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, कोई लिटिगेशंस तो नहीं है, कोई उनके डिफॉल्ट्स तो नहीं है। आप अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने का डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपको शक है कि वो थेफ्ट में इन्वॉल्व है या वो पिल्फरेज में इन्वॉल्व है या वो वेंडर से कमीशंस लेता है, ब्राइब्स लेता है, या वो एम्प्लॉय जो है किसी पैरेलल अपना बिजनेस रन कर रहा है, आपके कंपनी कस्टमर्स को अपने बिजनेस में डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर आपको किसी को सपोज पैसे ही क्रेडिट पे देना है या अपना सामान क्रेडिट पे देना है, ठीक है, आपको किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर शक है आपके घर में चोरी हो गई है, ठीक है, लेकिन कन्फ्रंट करने से पहले आपको जानना है कि क्या वो एक्चुअली में इन्वॉल्व है या नहीं। मेरे फैमिली रिलेशनशिप उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, आपको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है, आपको ये शक है कि उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, या आपको अपने हस्बैंड के ऊपर शक है कि उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है। एक राइट इंफॉर्मेशन आपको राइट डिसीजन दिला पाती है, ठीक है, और राइट लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग राइट डिसीजंस। द मोर नंबर ऑफ राइट डिसीजंस यू मेक इन योर लाइफ द मोर सक्सेसफुल यू गेट, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेटर्स आपको क्या हेल्प करते हैं? वो राइट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आप राइट डिसीजन ले पाओ, ठीक है। तो बेसिकली एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर जो है या एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो सारे काम करती है, राइट फ्रॉम प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस, पोस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, थेफ्ट एट होम,
कोई आदमी पैसा लेके भाग गया उसको ट्रेस करना है, कोई आदमी जो है किसी के एसेट्स ट्रेस करने हैं, उससे आपको मनी की रिकवरी करनी है, आपको आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको किसी तरह चीट कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, जॉइंट वेंचर में अगर आप जा रहे हो उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, किसी को आप कोई क्रेडिट पे अपना सामान दे रहे हो या अपना पैसा क्रेडिट पे दे रहे हो, लोन्स दे रहे हो, उसकी आपको इन्वेस्टिगेशंस करनी है, ठीक है। या कोई आपका नया एसोसिएशन आपका जुड़ रहा है, कोई आपके साथ पास ऐसा कोई एसोसिएशन जुड़ रहा है इसमें आपको लगता है कि दिस टू गुड टू बी ट्रू प्रोफाइल, उसमें करनी है। आपको डेटिंग साइट पे जाना है, ठीक है, डेटिंग साइट पे आप अपनी लाइफ इन्वेस्ट करने वाले हो किसी के साथ, आपको ये चेक करना है कि वो पर्सन जो है वो जेन्युइन है भी या नहीं जिसका आप डेटिंग साइट पे जा रहे हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। हर पर्सन के लिए अपने आप से इन्वेस्टिगेशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प फॉर द सेम एंड दैट इज़ वेयर डिटेक्टिव कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। सो ये सारे काम हम सारे डिटेक्टिव्स करते ही हैं। नाउ यू आस्क मी अ क्वेश्चन कि डिटेक्टिव्स बनते कैसे हैं, ठीक है। सो जिस टाइम पे हम डिटेक्टिव बने थे आज से 28 साल पहले, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया में ऐसे कोर्सेज नहीं हुआ करते थे, ऑल द कोर्सेज वर अवेलेबल अब्रॉड, राइट। बट देन नाउ इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि NFSU है, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, अलग अलग फॉरेंसिक के कोर्सेज होते हैं। MIT यूनिवर्सिटी है, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कराती है। ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो है फॉरेंसिक के कोर्सेज कराती हैं जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यू कैन स्टडी अबाउट प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो एंड यू कैन प्रोफेशनली बिकम अ प्राइवेट डिटेक्टिव इन इंडिया, ठीक है, बाय कंडक्टिंग योर एजुकेशन फ्रॉम दीज प्लेसेस। अब हम आते हैं कि यू आस्क मी अनदर क्वेश्चन। मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से आपने बताया कि हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव कैसे बन सकते हैं और क्या क्या काम करते हैं, इसके अलावा अगर हम इसी से आगे बढ़ें, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम लोगों के दिमाग में होता है ना कि सिर्फ अमीर लोग हायर करते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स को, या कंपनीज हायर कर लेती हैं, आपको किसी के बारे में पता करवाना हो, तो आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस आपने किस किस तरीके के लोग देखे हैं जो हायर करते हैं किसी इन्वेस्टिगेटर को? देखो ये स्टेटमेंट कि लोग अमीर लोग हायर करते हैं या कॉर्पोरेट्स हायर करते हैं, ये काफ़ी एक्सटेंट तक सही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज होती है, आपको किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के लानी है, तो आपको ना यू नीड अ लॉट ऑफ मैन पावर एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट दैट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। तो ऑब्वियसली जब आप किसी का इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, इट्स एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ चीप एक्सरसाइज। और लेकिन जैसे प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस हो गई, मैं ये भी नहीं बोलूँगा रिच क्लास मतलब एक्सट्रीम रिच क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास फैमिलीज कैन ईजिली अफोर्ड प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज। अब प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस हो गई, शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, ठीक है। सो खास तौर से जो अरेंज मैरिजेज हैं एंड ऑल दैट, तो इसमें इतना अगर जहाँ पर आपको शक नहीं है, कोई मैट्रिमोनियल फ्रॉड का केस नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन बड़ी आम इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो उसको एक आम आदमी भी, एक मिडिल क्लास पर्सन भी उसको अफोर्ड कर पाता है, ठीक है। एंड जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि इसमें नंबर ऑफ मैंडेट्स, नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नंबर ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगने हैं, बहुत, और आपका केस बड़ा लंबा चलना है, तो ऑब्वियसली यू नो द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन द केस बिकम्स मोर, तो अफोर्डेबिलिटी की लिमिट से मिडिल क्लास ही थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है। तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट कि किस तरीके का वो केस है जो आपको कराना है। नॉर्मली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस हो गए या प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस हो गई, ये एक आम मिडिल क्लास आदमी भी करा पाता है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल में अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो लमसम कितना खर्चा बैठता है? देखो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस में क्या होता है कि आपको ये असेस करना होता है कि आपको कितनी सिटीज़ में इन्वेस्टिगेशन करनी है। सपोज अगर आपको एक लड़की की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो लड़का एक पर्टिकुलर सिटी में रहता है, ठीक है, और उसकी फैमिली दूसरी सिटी में रहती है, ठीक है, तो आपकी 2 सिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। देन सिमिलरली अगर लड़का पहले डिवोर्स रह चुका है, राइट, और दोबारा से रीमैरिज में जा रहा है, तो आपको ये भी पता करना पड़ता है उसका पिछली मैरिज से रीज़न ऑफ डिवोर्स क्या था, तो आपके चार्जेस उस हिसाब से थोड़े से, और जितनी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस बढ़ती जाती है उतने आपके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। बट इसके जो एक बेसिक प्री मैट्रिमोनियल के चार्जेस जो स्टार्ट होते हैं, दैट स्टार्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 80,000 रुपीज़ प्लस टैक्स। ओके, या एंड उसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये कोर्सेज हो रहे हैं, तो ये इसकी पढ़ाई कितने लमसम रुपए की पड़ती है? अगर कोई इंसान है जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से कोई चाहे कि वो आगे जाके इसको एज अ करियर परस्यू करे, तो कितने पैसे लग जाते हैं एक प्राइवेट देखिए, हर इन्वेस्टिगेटर में? यूनिवर्सिटी की अपनी अलग फ़ी है, ठीक है। MIT यूनिवर्सिटी की अलग फ़ी है, प्राइवेट वाले थोड़ा ज़्यादा लेंगे। RRU की अलग फ़ी है, NFSU की अलग फ़ी है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जितना उसका नाम स्ट्रांग है, उतनी ज़्यादा उसकी फ़ी होती है, ठीक है। बट
ये फ़ी जो है आपकी हो सकता है 2 लाख रुपए पर एनम से स्टार्ट होके, ठीक है, 5 लाख रुपए पर एनम तक भी जाती हो, ठीक है। तो डिपेंडेंट है किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। एंड हम अगर कोई एक इंसान प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गया है, व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी? अगर आप ही अपनी कंपनी में किसी को हायर करते होंगे तो स्टार्टिंग सैलरीज कितनी होती हैं? जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, जो बिल्कुल हम फ्रेशर्स को लेते हैं, उनकी सैलरी में स्टार्ट फ्रॉम 4 लाख रुपीस पर एनम, राइट, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर एप्टीट्यूड, ठीक है, इट मे गो अप टू 8 लाख रुपीस और 10 लाख रुपीस पर एनम ऑल्सो। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशंस ना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ना आदमी की सैलरी सिर्फ इसी बात से आप क्लासीफाई नहीं कर सकते कि उसकी एजुकेशन कैसी है, ठीक है। आपको इस बात से भी क्लासीफाई करना पड़ता है उस आदमी को कि आदमी आपके लिए यूटिलिटी का कितना है, इंस्टिंक्ट्स ठीक की है। बात होती है। इंस्टिंक्ट्स की बात है, एप्टीट्यूड की बात है। अब जैसे क्या होता है कि हम ना अंडरकवर एजेंट्स डिप्लॉय करते हैं अपनी कंपनी में। अंडरकवर एजेंट्स क्या होते हैं? ये प्रोफेशनल मेल और फीमेल मॉडल्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चार्ट अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। हम एक असाइनमेंट देखते हैं कि हमें किस असाइनमेंट में अपने एक अंडरकवर एजेंट को डालना है, राइट। जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, किसी की अगर हमें लाइफ में इंडक्ट करना है, जो कि उसकी लाइफ में उसका फ्रेंड बन के रहेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन सारी निकाल के हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो मॉडल्स को हम फी पे करते हैं, दैट इज इवन 3 लाख रुपीज़ अ मंथ, इवन 5 लाख रुपीज़ अ मंथ, राइट। सो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट कि किस प्रोफाइल के लिए हमें एक अंडरकवर एजेंट चाहिए, राइट। और मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोफेशन जो है ना, एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क दूसरे प्रोफेशन ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इसमें सैलरीज रहती हैं, ठीक है, वो दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा रहती हैं। सपोज एक जोमेटो डिलीवरी बॉय, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, इफ ही अर्न्स अराउंड 20-25,000 रुपीज़ अ मंथ, राइट, in our profession he would earn at least 60,000 rupees a month, right, because इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, राइट, और इसमें हाई अमाउंट ऑफ एप्टीट्यूड इन्वॉल्व है। नाउ यू हैव कॉट माय अटेंशन दो चीजों में। पहली चीज जहां आपने बताया कि आप जब ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो जिस भी इंसान की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी लाइफ में कोई एक इंसान लाया जाता है जो उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे, और हो सकता है कि जैसे कि आपने बोला कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो डॉक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो क्या ऐसा भी होता है कि कई और प्रोफेशनल्स, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर हो गया, कोई टीचर हो गया, या किसी और प्रोफेशन का इंसान जो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हो, वो आपके साथ भी काम कर रहा है एज एन अंडरकवर एजेंट? डेफिनेटली, बहुत सारे लोग, राइट। सो इट इज नॉट ओनली पीपल हु have taken up the profession as a private detective are working with us, but there are several informers across the country who are working with us. हमारे यहाँ 14,000 इन्फॉर्मर्स का डेटाबेस है। हमारी वेबसाइट पर अगर कोई भी जाएगा, करियर्स पेज के थ्रू हमारा इन्फॉर्मर बन सकता है। इन्फॉर्मर्स जो होते हैं हमारे, वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं होते, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारे ऑल ओवर इंडिया हर सिटी में हमारे इन्फॉर्मर्स हैं। वो सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाके अपना आधार कार्ड, अपना रेज्यूम अपलोड कर देते हैं और हमारे इन्फॉर्मर बन जाते हैं, राइट। और इन्फॉर्मर्स को हम क्या करते हैं कि जब हमारे को उनके एरिया में उनकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं उनके एरिया में इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। आपके एरिया में जो आप इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे, बाहर से आके वो आदमी नहीं कर पाएगा। सपोज यू स्टे इन अ गेटेड कम्युनिटी एंड इफ यू आर माई इन्फॉर्मर, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ उस टाइम पे कि मुझे इस पर्सन की आपकी सोसाइटी में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और एंड ऑब्वियसली यू आर पेड फॉर इट, राइट, यू आर पेड फॉर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो आप जो है मुझे इन्फॉर्मेशन अपनी सोसाइटी में उस आदमी के बारे में प्रोवाइड करते हो एंड यू गेट पेड थ्रू मी। दिस इज अ ह्यूज नेक्सस देन, बिकॉज़ आपके इतने सारे इन्फॉर्मर्स होंगे। डेफिनेटली 14,000 इन्फॉर्मर्स हैं, आई टोल्ड यू। वाओ, या, सो इट्स अ वेरी ह्यूज नेक्सस। ओके, सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट हैपेंस फर्दर इज कि जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, सी इन्वेस्टिगेशंस किस तरीके से करी जाती है। पहली बात, इन्वेस्टिगेशन करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जिसमें हमारी एक बैक ऑफिस रिसर्च टीम होती है, जो आईटी टीम होती है। वो डार्क वेब रिसर्चेस करती है। हमारे पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से काफ़ी सारे टूल्स हैं। उन टूल्स में हम किसी का मोबाइल नंबर डालते हैं तो हमारे को कहाँ कहाँ पे वो पर्सन रहा है, कहाँ कहाँ पर उसके बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, उसका जो है एक्चुअल नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, एवरीथिंग विल गेट टू नो, राइट। मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो, किस किस एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है, किस टाइम से किस टाइम तक काम किया है, कौन कौन सी कार नंबर्स उसके नाम से रजिस्टर्ड है। वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स, राइट। सो फिर होती है डार्क वेब रिसर्चेस, फिर होती है उसकी ऑनलाइन रिसर्चेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके जो भी पब्लिक प्रोफाइल उसकी अवेलेबल है उनके ऊपर, लिंक्डइन। देन ये जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी जाती है हमारी फील्ड की टीम को। फील्ड की टीम क्या करती है,
फील्ड की टीम फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। उसमें भी 2 तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती हैं। एक होती है सर्वेलेंस एक्टिविटी। सर्वेलेंस एक्टिविटी क्या होती है कि जिसमें हम सिंपली पर्सन को फॉलो करके उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है उसमें? उसमें होता है कि हम आपके नेबर्स के थ्रू, आपके रिलेटिव्स के थ्रू, आपके घर के सर्वेंट्स के थ्रू, आपके कॉलोनी के गार्ड्स के थ्रू, आपके ड्राइवर्स के थ्रू, आपके ऑफिस के कलीग्स के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं डिस्क्रीटली और कॉन्फिडेंशियली। बट ये तो बहुत रिस्की भी होता होगा, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि से ऑन डे 2 किसी ने मेरे बारे में मेरे पड़ोस से पता किया, फिर मुझे किसी ऑफिस वाला कोई बोलता है यार तुम्हारे बारे में कोई ये पूछ रहा था, हाँ, तो वो मैं तो मेरे आपको लिए बताता एक हूँ क्या हाई होता है। अलर्ट मोड हो जाएगा। आई टेल यू, सी, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करी जाती है ना तो डायरेक्ट नहीं करी जाती, आपको सोर्सेज बनाए जाते हैं, ठीक है, और अंडर सूटेबल कवर स्टोरीज करी जाती हैं इन्वेस्टिगेशंस। कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली नहीं होती कि मुझे निहारिका के बारे में ये बात बता दो, आई वांट टू नो, और कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। Obviously. हाँ, यू हैव टू कल्टिवेट द रिसोर्सेज। आपको आपके सर्वेंट को हम अपने, तो उस हिसाब से तो बहुत बहुत टाइम भी लगता होगा ये डेफिनेटली करने में। इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। आपको उसके सराउंडिंग्स में अपने रिसोर्सेज बनाने पड़ते हैं सब्जेक्ट के, एंड देन यू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर आते हैं अंडरकवर एजेंट्स। अंडरकवर एजेंट्स को हम सिर्फ स्पेशलाइज्ड केसेस में डिप्लॉय करते हैं। अंडरकवर एजेंट को कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है? अगर कोई कंपनी का मालिक अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉयज़ के बीच में अपने एक आदमी को डालना चाहते हैं देखने के लिए कि नीचे के लेवल पे कोई चोरी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, नीचे के लेवल पे कोई बैड माउथिंग हो रही है नहीं, ठीक है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कॉर्पोरेट वर्ड में इस तरीके से यूसेज होती है। जो पर्सनल वर्ड होती है उसमें कई जगहों पे हम इन्वेस्टिगेटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, अंडरकवर एजेंट्स को, जो कि पर्सन के फ्रेंड बन के उनके साथ काम करते हैं, और उनको क्या करते हैं कि लाइक सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, फादर है, उसकी डॉटर जो है एक गलत लड़के के चक्कर में फंस गई, उसको पता है दैट यू नो शी विल स्पॉइल हर लाइफ फॉर दिस बॉय एंड द बॉय डज नथिंग एट ऑल, राइट। सो वी इंट्रोड्यूस अ फीमेल अंडरकवर एजेंट इनटू दिस गर्ल्स लाइफ, जो कि उसके साथ रहेगी, ठीक है, उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करेगी, और जिम भी जाएगी, और लेकिन वो डिस्क्रीटली स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी साइकोलॉजी को काउंसल करेगी दैट ही इज नॉट द राइट बॉय फॉर यू, you know, you should seek something better for yourself in life. Okay, and once that girl realizes कि okay ठीक है ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है और वो ब्रेकअप कर ले, फिर उस दोस्त का क्या होगा? धीरे धीरे एग्जिट कर जाएगी विद द कोर्स ऑफ टाइम। कितने लोग आपकी लाइफ में आते हैं और एग्जिट कर जाते हैं? कितने दोस्त आपकी 6ठी क्लास में थे या 10वीं क्लास में थे आज हैं आपके साथ? नहीं है ना। Now I'm going to give a second look to everybody who came to my life for a small period of time and went away. क्योंकि मुझे लगेगा कि अरे यार इनका तो बड़ा शॉर्ट स्टिंट था मेरी लाइफ में। नहीं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या उस टाइम पे आप कुछ गलत कर रहे थे? मतलब हो सकता है साइकोलॉजिकली चेंज करने के लिए आए हो किसी भी चीज को। मे बी अगर आप गलत कर रहे थे तो हो सकता है कि कुछ क्या ठीक पता मैं करने के लिए। नौकरी कर रही थी और मेरी लाइफ में कोई आया जिसने सोचा कि नहीं नहीं यार तुम नौकरी के लिए नहीं बनी हो, छोड़ो और अपना कुछ स्टार्ट करो। मे बी नहीं, बट वो कराएगा कौन? ठीक है, वो तो कोई नहीं कराएगा ना। लाइक somebody has to invest money to you know extract that result from you. आई एम थिंकिंग कोई है मेरा वेल विशर। बट नमन इसी के साथ आप मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि आपने बताया कि बहुत बार आप डिलीवरी बॉयज, और हो सकता है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है उस टाइम पे तो ठीक है भाई, जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी कि मैं कोई गेस्ट भेज रहा हूँ उसके बारे में देखो बात करो कैसे बात करते हैं वगैरह वगैरह, आई कैन डू इट, आई एम ऑन माई ओन। बट कई बार कोई इंसान किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी एसोसिएटेड हो सकता है, और उस सिनेरियो में जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हो तो क्या उनके एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ता है? मतलब किस सेंस में एम्प्लॉयमेंट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई एक डिलीवरी पर्सन है, वो जोमैटो, स्विगी, जेप्टो किसी से भी एसोसिएटेड है, और आपने उनसे बोला कि ठीक है ये आपका पैसा है जो आप अपनी कंपनी से कमा रहे हो, बट आप हमारे साथ हमें भी इंफॉर्मेशन दिया करो, तो क्या उसकी वजह से उनकी अपनी कंपनी में जो उनका एम्प्लॉयमेंट है उस पर असर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। व्हाई? बिकॉज जो भी काम वो हमारे लिए कर रहे हैं व्हाइल दे आर एम्प्लॉयड फुल टाइम ऑन अ जॉब, ठीक है, वो तो हमारे लिए पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं, एंड इट इज अ डिस्क्रीट वर्क, नोबडी इवन कम्स टू नो दैट दे आर वर्किंग फॉर अस। ओके, या उसी के साथ एक और चीज जो हमेशा इस प्रोफेशन के साथ और इस काम के साथ एसोसिएट हो जाती है, वो लोग कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। कि अब जैसे कि आपने बताया आपने किसी का फोन नंबर डाला और पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर वो एक्टिवेटेड था। जनरली हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि पुलिस निकलवा सकती है,
जब हमने कुछ गलत किया हो या हमारे इर्द गिर्द कुछ गलत हुआ हो, तो उस रेफरेंस में हमारा पूरा चिट्ठा चेक किया जाता है. बट व्हेन यू डू इट, तो व्हाट इज दैट फाइन लाइन दैट डिस्क्रिमिनेट्स योर वर्क फ्रॉम द राइट ऑफ प्रिवेसी, कि भाई मेरी प्रिवेसी भी ब्रीच ना हो और आपका काम भी हो रहा है? देखो, अब प्रिवेसी और लीगैलिटी दो बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, लोगों को इसके बारे में, प्रिवेसी के बारे में अवेयर होना चाहिए. तो प्रिवेसी जो होती है ना, इज ऑफ टू काइंड्स. ठीक है, एक ना बिल इंट्रोड्यूस हुआ था in 2007 which is known as PADAR Act, Private Detective Agency Regulation Act. Okay. ठीक है, सो जिन्होंने वो बिल ड्राफ्ट किया था, ठीक है, एक बार आई वाज ट्रैवलिंग विद हिम इन द कार, राइट. सो ही क्लियरली टोल्ड मी कि नमन, privacy is of two kinds: privacy at a private place and privacy at a public place. Privacy at a private place is what? Privacy at a private place is a privacy कि आप अपने घर में काम जो कर रहे हो, that is privacy at a private place. Okay. आप किसी होटल के रूम में जा रहे हो, that is privacy at a private place. But if you are doing something at a public place, ठीक है, which means कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, और आप रेस्टोरेंट बैठ के कोई भी काम कर रहे हो, that is something that's a public place. तो it's a privacy at a public place. आप सिनेमा हॉल में हो जहाँ पब्लिक एक्सेस अलाउड है, आप किसी शॉपिंग मॉल में हो, दैट्स अ पब्लिक एक्सेस, राइट. आप किसी पार्क में हो, दैट इज अ पब्लिक एक्सेस. तो privacy at a public place is different to privacy at a private place, right? So privacy at a public place is a publicly available information, right? Okay. और जो publicly available information है, that anybody can check in the country as a normal citizen, not only a private detective, right? And we follow people only at public places. We do not follow them at private places. All right. ठीक है. So मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम किसी एक लड़के की जांच पड़ताल करवा रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जाता है, सो वो अपने घर से जब निकलता है तो रोड से लेकर वो जिसके फ्लैट पे जा रहा है उसकी बिल्डिंग तक आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप उसके फ्लैट पे नहीं जा सकते. बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, You have understood it perfectly right. ठीक है. उसके अंदर तक नहीं जा सकते, हम सिर्फ उस एक्सटेंट तक जा सकते हैं जहां पर आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड ना हो, जहां पे पब्लिक एक्सेस अलाउड है. ठीक है, जैसे 5 स्टार होटल है, अब कोई 5 स्टार होटल में चला गया तो हम लॉबी के एरिया तक तो जा सकते हैं जहां पर पब्लिक एक्सेस अलाउड है, बट हम रूम एरिया में नहीं जा सकते जहां पे पब्लिक एक्सेस अलाउड नहीं है. ओके. अच्छा, इसी के साथ डू यू ऑल्सो असिस्ट पुलिस पीपल, पुलिस हेडक्वार्टर्स में या फिर पुलिस केसेस में, क्या वहां पे भी आपसे मदद मांगी जाती है? इन लॉट ऑफ केसेस पुलिस हमारी जो सबसे बड़ी अलाय होती है. ठीक है, वो हमारे केसेस में हमारे क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बहुत हेल्प करते हैं. ठीक है, और सिमिलरली जब उनको किसी केस में हमारी ज़रूरत पड़ती है, बीइंग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, वी सर्टेनली हेल्प देम आउट इन सेवरल थिंग्स, राइट. सो इट इज़ नॉट दैट कि गवर्नमेंट हायर्स अस, ठीक है, इट इज़ दैट पुलिस पर्सनल हायर्स अस टू गेट देयर केसेस सॉल्व. कई बार क्या होता है कि हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो होता है वो पुलिस को एक क्राइम को सॉर्ट आउट करने में बड़ी हेल्प करता है. ठीक है, कई बार नॉट ओनली पुलिस बल्कि इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है, ईडी, हमने सबके लिए काम किया हुआ है, राइट. सो दे कम टू अस टू गेट देयर मैटर सॉर्टेड आउट इन देयर देयर ऑफिसर्स इन देयर पर्सनल कैपेसिटीज, राइट. या तो दे हैव टेकन आवर हेल्प इन मेनी केसेस. ठीक है. अच्छा, जहां हम लीगैलिटी की बात कर रहे थे, क्या प्राइवेट डिटेक्टिव्स को कोई लाइसेंस मिलता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैं हाँ, लीगैलिटी वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा रह गया था, तो आई आंसर दैट क्वेश्चन. एज फार एज द लीगल स्टेटस ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज इज कंसर्न्ड, private investigation agencies are in India are 100% legal and authentic business to carry on. How it is legal? First of all, we are registered with Government of India through Registrar of Company through ROC. ठीक है, हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि हम क्या क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं, राइट. सो obviously when it is government is passing that scope of activities that we can undertake, right, so government is approving us to operate business in India, right. वो अगर आप उसमें ये लिखोगे मैं किसी का चोरी करूंगा, मैं डाका डालूंगा, मैं किसी का मर्डर करूंगा, तो obviously it's not going to pass, right. They are passing it, that means you are a legal body. Point number 1. Second, under the heading of private investigation services, राइट, गवर्नमेंट चार्जेस जीएसटी. जीएसटी में एक प्राइवेट एक हेडिंग है जिसका HSN कोड है 998521. ठीक है, HSN, इस HSN कोड में कोई भी इंटरनेट पे सर्च कर सकता है. 998521 HSN कोड ऑफ GST, राइट. सो उसमें अपने आप ही आ जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज. उसमें आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी. गवर्नमेंट ने क्लियरली डेफिनेशन उसमें डिफाइन करी है कि एनी एजेंसी हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इट्स क्लाइंट्स ऑन अ चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी. सिमिलरली, ठीक है, MSME,
ठीक है। MSIE में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट। सो उसमें भी आपकी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। तो जब आपको गवर्नमेंट इतने सारे जगहों पे इतने सारे पोर्टल्स पर रजिस्टर कर रही है, दैट मीन्स यू आर अ लीगल बॉडी and it is not a legal profession only in India, it is a legal profession worldwide. You talk about any country, you talk about US, you talk about UK, you talk about Australia, you talk about Hong Kong, you talk about Singapore, everywhere it's a legal profession, right? Private investigators सिर्फ इंडिया में थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई लीगैलिटी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में व्हाट मेक्स यू लीगल और इलीगल। एक्चुअली में जो आपको लीगल बनाता है और इलीगल बनाता है वो 3 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर अंडरटेकिंग, ठीक है। जो आप इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। थर्ड, ठीक है, मेथोडोलॉजी यूज टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है उसका पर्पस लीगल होना चाहिए कि भाई मुझे कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करनी है, मुझे शादी करनी है, उसके लिए मुझे एक डिसीजन लेना है कि मैं सही शादी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। द पर्पस शुड नॉट बी इलीगल कि मुझे किसी किडनैपिंग करनी है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन ला दो प्लीज, मुझे उसको रास्ते में गोली मारनी है प्लीज, उसको इन्फॉर्मेशन ला दो कहाँ जाता है, मुझे कल को गोली मारनी है उसको, ठीक है। इफ योर पर्पस इज लीगल, इन्वेस्टिगेशन इज इलीगल। इफ द पर्पस इज लीगल, इन्वेस्टिगेशन इज मगर लीगल। यहाँ तो मेरे को एक सवाल समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि कोई आपके पास आया है ये कहने के लिए कि मान लीजिए मैं ही आती हूँ और आपसे कहती हूँ कि ये लड़की है और मुझे अपने भाई के लिए मैं शादी के लिए सोच रही हूँ, आप इसके बारे में मुझे पता करके बता दीजिए। मैंने आपको जो अपना रीजन बताया वो एकदम ठीक बताया। अब कल को क्या पता मेरी उस अभी मैं लड़की आता हूँ के उस क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बट मैं पहले लीगैलिटी का एंगल क्लियर कर दूं फिर इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। सो फिर हम आते हैं रिक्वायरमेंट पे। आपका पर्पस लीगल हो सकता है बट आपकी रिक्वायरमेंट इलीगल हो सकती है। लीगल पर्पस है कि भाई मेरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, मुझे कोर्ट में एविडेंस लगाना है अपनी वाइफ के अगेंस्ट, ठीक है। आप मुझे ना उसकी ईमेल आईडी हैक करके दे दो, या मुझे उसकी इंस्टाग्राम की चैट्स ला के दे दो, या व्हाट्सएप की चैट्स ला के दे दो, ठीक है। तो क्या है, पर्पस तो आपका लीगल है कि आपको कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करना है, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट इलीगल है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पर्पस भी लीगल होना चाहिए और रिक्वायरमेंट भी लीगल होना चाहिए। थर्ड थिंग आई टोल्ड यू अबाउट द मेथोडोलॉजी यूज बाय डिटेक्टिव कंपनी। जो भी आप मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो उस केस को सॉल्व करने के लिए दैट शुड बी अंडर लीगल पैरामीटर्स। अगर ये तीनों चीजें लीगल हैं, ठीक है, दैट मीन्स यू आर 100% इनटू अ लीगल बिजनेस, ठीक है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कोई डिटेक्टिव को भी तो डिसीट कर सकता है ये बोल के कि भाई मैं पर्पस तो मेरा ये है इन्वेस्टिगेशन कराने का, लेकिन एक्चुअली में उसका इंटरनल पर्पस कोई और हो। तो हम इंश्योर करने के लिए कि वो हमारे पास राइट पर्पस से आ रहा है नहीं आ रहा है, हम उससे एक इन्वेस्टिगेशन रिक्विजिशन फॉर्म भरवाते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन रिक्विजिशन फॉर्म में उसमें उसे हमें अपनी ट्रू डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। उसका नाम, उसका रेजिडेंस एड्रेस, उसका ऑफिस एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका लैंडलाइन नंबर्स, उसकी ईमेल आईडीज क्लाइंट को अपनी देनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उसको सब्जेक्ट डिटेल्स देनी पड़ती हैं, फिर उसको रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि उसका रिलेशनशिप क्या है, फिर उसको पर्पस लिखना पड़ता है, उसको रिक्वायरमेंट लिखनी पड़ती है, ठीक है, और उसको अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी हमें देना पड़ता है। सबसे पहले बात तो क्या होता है कि क्योंकि हम डिटेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो इंस्टिंक्ट हमारी स्ट्रांग होती है, ठीक है। ऊपर से हम इतने सारे उससे डिटेल्स लेते हैं तो कोई आदमी ना आसानी से हमें डिसीट नहीं कर सकता जब उसको पता है कि मेरी आइडेंटिटी प्रूफ भी लग रहा है। अगर मैं गलत तरीके से इनको करूंगा तो आई कैन बी कॉट एनी टाइम, राइट। सो कोई एक तो पहले डिसीट करता नहीं है। दूसरी चीज़ हम भी समझ जाते हैं लोगों से बात करके, व्हेन यू टॉक टू पीपल, नो, व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस टू पीपल, यू नो, इन सेवरल वेज, देन यू गेट टू नो। सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल। एक हमारे पास फैमिली आती है, वो कहती है जी हमारे को तो जो है ना वो अरेंज मैरिज हो रही है मेरी, ठीक है, और जो अरेंज मैरिज हो रही है वो एक लड़की के साथ अरेंज मैरिज हो रही है और वो लड़की जो है मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम कहते हैं जी ठीक है, इन्फॉर्मेशन, अरेंज मैरिज हो रही है, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है, ये लड़की की हमें डिटेल चाहिए, ठीक है। कहते लेकिन मेरे पास उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, अब अगर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? एब्सोल्युटली, राइट। सो हम जो है ऐसी चीज़ों में फिर इंक्लूड करते हैं कि व्हाई डू यू नॉट हैव इट, व्हाट इज अ लॉजिकल आंसर टू दिस। इफ इट्स एन अरेंज मैरिज यू नीड टू हैव इट, ठीक है। बहुत ही स्टूपिड सा एक्सक्यूज है कि नहीं हाँ, है। हाँ। तो और वो कहते हैं जी हमें मिल भी नहीं सकता, आस्क द गर्ल एंड टेक इट, ठीक है। अगर आप अरेंज मैरिज में जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स के बाद उसके पेरेंट्स तो कराओगे ही ना, तो टेक दैट नंबर,
व्हाट्स द हार्म? तो आप ना कई बार क्वेश्चंस पूछ के ये पता कर लेते हो कि पर्सन जो आपसे बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। अच्छा, इन द 28 years of योर एक्सपीरियंस, जब आपने स्टार्ट किया होगा तब तो इतने केसेस नहीं होते होंगे मेरे जानने में। हाउ मच हैव दे इंक्रीज्ड? मतलब तब आपके पास महीने में कितने केसेस आते? ड्रास्टिकली दे हैव इंक्रीज्ड, ड्रास्टिकली। उस टाइम पे हम लोग मैक्सिमम प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस जो होती थी वो 5 से 7 प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन केसेस हर महीने करते थे। टुडे वी आर डूइंग मोर देन 100 केसेस अ मंथ, राइट? सो दैट इज अ काइंड ऑफ इंक्रीज एंड पीपल हैव बिकम मोर अवेयर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। ठीक है, फ्रॉड्स हैव स्टार्टेड राइजिंग। एब्सोल्युटली। ठीक है, सो मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे की मैं बात कर रहा हूँ 28 साल पहले, उस टाइम पे तो गूगल भी नया नया ही आया था। ठीक है, लोगों को पूरा इंटरनेट का यूसेज भी करनी नहीं आती थी। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोफाइल, व्हाट्सएप तो था ही नहीं उस टाइम पे, इंस्टाग्राम तो था ही नहीं उस टाइम पे, फेसबुक तो थी ही नहीं उस टाइम पे, तो सब चीज़ें बहुत बाद में आई हैं। ठीक है, सो ऑनलाइन जो मैट्रिमोनियल स्कैम्स के जो केसेस होते थे या फ्रॉड्स के जो केसेस होते थे बड़े लेस थे। ठीक है, सो उस टाइम पे लोगों की ज़्यादातर अरेंज मैरिज या न्यूज़पेपर्स के थ्रू मैरिज होती ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? सो इसलिए, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम जैसे फ्रॉड्स बढ़ते चले गए, लोग ज़्यादा अवेयर भी होते चले गए। ठीक है, नाउ दे आर सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प देमसेल्व्स कि हमें भैया राइट अलायंस में जाना है। इट्स एन इरिवर्सिबल डिसीजन ऑफ द लाइफ टाइम। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। लेकिन उसी के साथ जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये सारे केसेस बढ़ते चले गए हैं, सबसे ज़्यादा केसेस कौन से बढ़े हैं? मतलब अगर आप उस टाइम पे कॉर्पोरेट केसेस जो होते थे या प्री मैट्रिमोनियल, पोस्ट मैट्रिमोनियल, ऑल केसेस हैव इंक्रीज्ड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसेस। ठीक है, लेकिन जो देखो, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस, चाइल्ड कस्टडी के इश्यूज, एलिमोनी और मेंटेनेंस के केसेस, थेफ्ट के केसेस, कॉर्पोरेट एस्पायनेज के केसेस, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन केसेस, ऑल हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। बट एक नई सेगमेंट ऑफ केसेस कौन सी आई है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, अब आनी शुरू हो गई है? वो हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड्स के केसेस, राइट? साइबर फ्रॉड्स के केसेस और सेक्सटॉर्शन के केसेस, राइट? जो जिसमें लोग सेक्स को यूज करते हैं पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट? सो सेक्सटॉर्शन के केसेस, ये एक नई सेगमेंट ऐसी आई है विच हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। सो जब से सोशल मीडिया आया और इंटरनेट आया, इससे आप लोगों का काम और आसान हो गया या डिफिकल्ट हो गया? क्योंकि अब ज्यादा चीजें खंगालनी पड़ती हैं, या फिर अभी क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन द फेस मिल जाती है कि फेसबुक पे कितना एक्टिव टाइम है, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हो रहा है, सो सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से योर वर्क हैज बिकम ईजियर और इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट? आई टेल यू कि सोशल मीडिया इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर। ठीक है, गेम चेंजर किस वजह से है? गेम चेंजर इस वजह से है कि सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है कि पीपल इंटरेक्ट। पहले तो क्या होता था, लोग अपनी प्रोफाइल्स ही ओपन छोड़े थे, अब तो लोगों ने प्राइवेट करनी शुरू भी कर दी है, बट बहुत सारी जगहों पे प्राइवेट नहीं भी होती हैं अभी भी, राइट? सो यू टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स, स्पेशली लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल्स तो बिल्कुल ही ओपन प्रोफाइल्स होती हैं। ठीक है, सो यू कैन स्टिल गो एंड चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पीपल फ्रॉम देयर, राइट? सो ये सारी ओपन सोर्सेज होते हैं, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑनलाइन अबाउट पीपल विच कैन बी ईजिली वेरीफाइड। सो सोशल मीडिया इज अ गेम चेंजर। प्लस अगर मैं ऑनेस्ट आंसर दूं ना, तो सोशल मीडिया के आने के बाद बिजनेस भी बूम हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड्स बढ़े हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, फ्रॉड्स बढ़े हैं तो ऑब्वियसली हर फ्रॉड को पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करती नहीं है। ठीक है, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन पुलिस तो करेगी नहीं। हाँ, ठीक है, पुलिस तो करेगी नहीं। ब्लैकमेलिंग के केसेस में कई लोग डरते हैं पुलिस में जाने से। ठीक है, तो दे कम टू प्राइवेट डिटेक्टिव्स क्योंकि चाहते हैं डिस्क्रीटली एक मैटर सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो ऐसे केसेस में डिटेक्टिव एजेंसीज ने बड़ा बूम देखा है पिछले कुछ सालों में। अच्छा, आपने लोगों का इंस्टिंक्ट बहुत पकड़ा होगा इस बीच। आपको क्या लगता है जब लोग आपके पास आते हैं तो उनको पहले से ही मालूम होता है, उन्हें बस आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भैया हमें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, आप बस इस बात पे ठप्पा लगा दो, पता करो? नहीं, हमारे पास लोग आते हैं जिनको पता होता है कि पहले से क्या हो रहा है, बट वो हमसे एविडेंस चाहते हैं, नॉट ठप्पा। ठीक है, एविडेंस, क्योंकि उनको कई लोगों को सस्पिशन होता है और कुछ लोग श्योर होते हैं कि ये है ही। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, लोगों को लगता है कि हाँ भाई मेरा पार्टनर 100% अफेयर में है ही, आई एम श्योर। ठीक है, लेकिन मुझे उसका एविडेंस चाहिए कि ताकि मैं उसको कन्फ्रंट कर सकूं, या मैं उसको लीगली कोर्ट में ले आ सकूं, या मैं उसके पेरेंट्स को दिखा सकूं। ठीक है, तो ताकि लोग मुझे ये ना कहें कि ये तो हर बात में शक करती रहती है, ये हर बात में शक ही करता रहता है। ठीक है, तो आई वांट एन एविडेंस रिगार्डिंग द सेम। तो लोग हमारे पास ठप्पा लगवाने नहीं आते, लोग हमारे पास एविडेंस लेने के लिए आते हैं। ये सारे एविडेंस जो आप उनको देते हैं, ऑल ऑफ देम आर एडमिसिबल इन द कोर्ट?
100%, मतलब वो डिपेंडेंट होता है कि एविडेंस किस तरीके निकल के आ रहा है उस पर्सन के अच्छा, बारे क्या में। क्या मान लीजिए कि अगर कोई एक लेडी आई है ये हम्म। कहने के लिए कि उनका पार्टनर जो है हम्म। वो उन पे चीट कर रहा है, हम्म। उन्हें लगता है, उन्हें हरकतों से पता चल जाता है, उन्हें दिन भर फोन में रहते हैं वगैरह वगैरह, और उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ एविडेंसेस आप अक्यूमुलेट करते हैं? हम उनके हस्बैंड को सर्विलेंस में रखेंगे टू वॉच हिज एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे, कि वो कहाँ कहाँ पर जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। अब उनके हस्बैंड अगर हमें दिखाई देगा किसी एक लेडी को एक होटल में लेके जा रहे हैं, तो होटल के जाते हुए अंदर वीडियोस बन जाएंगे, बाहर निकलते हुए वीडियोस बन जाएंगे, वो उसके शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं, किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू गेट कोजी देयर, देयर इज सम काइंड ऑफ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दैट इज हैपनिंग। लोग जो है शोल्डर से लड़की लड़के के शोल्डर पे लीन कर रही है, या फिर जो है लड़का उसी वेस्ट से पकड़ के चल रहा है, और दे आर ट्राइंग टू पब्लिकली किस ईच अदर। तो ये सारे जो है ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऑफ एडल्ट्री होते हैं, व्हिच नोबडी कैन डिनाई, बिकॉज दीज काइंड ऑफ एक्शंस आर बियॉन्ड अ नॉर्मल फ्रेंडशिप। मगर अडल्ट्री तो क्राइम है भी नहीं। देखो क्या होता है कि क्राइम होना ही सब कुछ इनफ नहीं होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई थी, लोगों ने उसको पूरा तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। 497 जो अबॉलिश किया सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये तो समझ लिया कि 497 अबॉलिश कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री बंद कर दी, ठीक है। 497 था क्या, पहली बात, ठीक है। 497 सेक्शन में ये था कि सपोज इफ माई वाइफ राइट इज इनटू एन अफेयर विद एन अदर मैन, ठीक है, तो वो जो मैन है he will be charged with section 497 of inducing my wife into a relationship with him, ठीक है। तो वो क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट मेरी वाइफ के अगेंस्ट नहीं था, उस पर्सन, उस मेल पर्सन के अगेंस्ट था, एब्सोल्युटली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्यों अबॉलिश हुआ ये सेक्शन, क्यों कहते हैं कि ये ये सेक्शन जो है ना जेंडर बायस्ड है, जेंडर बायस्ड है, ठीक है, ये इक्वल सेक्शन नहीं है, ठीक है। सपोज वो ये कहते हैं कि भाई अगर मेरी वाइफ किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व है, वो आदमी मेरी वाइफ को एंटाइज करके अपने साथ ले गया और उसके ऊपर तो ये चार्ज लग गया। व्हाट इफ, ठीक है, किसी के हस्बैंड को कोई लेडी एंटाइज करके ले गई, ठीक है, तो क्या अगर कोई लेडी किसी के हस्बैंड को एंटाइज करके अपने साथ ले जा रही, तो व्हाई शुडंट दैट लेडी बी आल्सो चार्ज्ड विद द सेम सेक्शन, ठीक है। सो इसलिए क्योंकि ये सेक्शन जो था ये जेंडर बायस सेक्शन था, इसलिए इसको कहीं ना कहीं इसको अबॉलिश कर दिया गया। इसका मतलब, और जब इसको अबॉलिश किया गया, इसमें क्लियरली बोला गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1, इट वुड ऑलवेज रिमेन अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, अडल्ट्री वुड ऑलवेज रिमेन अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। सेकेंडली कि द पर्सन कैन ऑलवेज क्लेम डैमेजेस। अभी आपने देखा होगा हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई है, इसमें जो पर्सन एडल्ट्री में इन्वॉल्व था, ठीक है, मतलब लाइक उसकी वाइफ का हस्बैंड, उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड, ही क्लेम डैमेजेस फ्रॉम दैट पर्सन, right, for spoiling his matrimonial life. So crime is something else, but getting divorce on grounds, maintenance on grounds of adultery is something else, ठीक है, तो it is still a ground. ओके, इसी के साथ एक चीज मुझे जाननी है कि आपका स्कोप ऑफ वर्क कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है? अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है और उसने मान लीजिए कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको, मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, मैं कह रही हूँ कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, आप प्लीज मुझे बता दीजिए, तो आपका स्कोप ऑफ वर्क कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा कि इतने से इतना ही मेरा काम है, बाकी आप देखिए, आप जानिए। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है कि हर केस जो भी हम अंडरटेक करते हैं उसमें हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस डिफाइंड होता है, ठीक है, कि भाई ये पैरामीटर्स हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके इतने चार्जेस हैं। जितने आप पैरामीटर्स इंक्रीज करते जाओगे उतने आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। अब कोई जैसे मेरे पास आज एक इंक्वायरी आई, वो कहते हैं कि भाई मेरा एम्प्लॉय जो है, मुझे शक है कि वो जो है कोई मून लाइटिंग कर रहा है, ठीक है, वो किसी और कहीं पे या तो वो जॉब कर रहा है, हमारी कंपनी के साथ रहते हैं, बिकॉज अनअकाउंटेड एब्सेंटिज्म हो रही है, ऑफिस से एब्सेंट रहने लगा है और काम में उसका मन नहीं लगता है, या फिर कोई पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है। तो हमने कहा कि भाई हम जो है आपके लिए पता कर देंगे वो कहीं और किसी और सर्विस में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस कहीं पे उसने एम्प्लॉयमेंट ली है नहीं, किस सैलरी में ली है, किस कंपनी में ली है, किस डेजिग्नेशन पे ली है, या फिर वो अपना पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है, तो अंडर व्हाट नेम एंड स्टाइल इज ही रनिंग इट, किस एड्रेस से वो रन कर रहा है उस बिजनेस को, किसके नाम से वो रन कर रहा है, वी विल गेट यू एवरी इन्फॉर्मेशन। तो कहते हैं कि क्या वो इसमें ये भी इंक्लूड हुआ मेरी कंपनी से उसके साथ और कौन कौन आदमी मिला हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाती है एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जितने आदमी पैरामीटर्स बढ़ाता जाता है उतने उसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं, राइट। सो सिमिलरली अगर आपने जैसे मुझसे पूछा कि भाई कोई कंपनी जॉइंट वेंचर में जा रही है, किसी कंपनी का पता करना है, तो हम क्या क्या पता करते हैं नॉर्मल केस में
कि जिस कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर में जा रहे हो, वेदर इट हैज़ डिफॉल्टेड टू एनी बैंक्स, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनी इंडिविजुअल्स और नॉट, उससे अगेंस्ट कोई लिटिगेशंस तो नहीं चल रहे हैं, उसके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट लिटिगेशंस तो नहीं चल रहे हैं, ये जो कंपनी है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इसके जो है टर्नओवर कितना है इस कंपनी का, अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट्स टाइम से करते हैं नहीं करते हैं, मार्केट में कस्टमर्स का इनकी रेपुटेशन कैसी है, कस्टमर्स को जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करके देते हैं, ऑर्डर्स के ऊपर डिफॉल्ट तो नहीं करते अपने कस्टमर्स के, मतलब पैसे तो ले लिया, बाद में काम ही नहीं करके दिया कस्टमर को, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लोग हमारे पास इन्वेस्टिगेट कराने के, जब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं कंपनी की, तो सारी चीज़ें पैरामीटर्स में डिफाइन करते हैं कि इनके डायरेक्टर्स की पर्सनल कैपेसिटी है या नहीं है, कल कोई कंपनी डिफॉल्ट में जाती है तो आप इनसे रिकवरी भी कर सकते हो अपने लॉस की, या नहीं कर सकते हो डैमेजेस की, ठीक है, डायरेक्टर्स के अंदर कोई वाइसेस तो नहीं है, कोई वुमनाइजिंग का वाइसेस तो नहीं है, एक्सेसिव स्मोकिंग ड्रिंकिंग कोई वाइसेस तो नहीं है जिसकी वजह से डायरेक्टर्स इसके परफॉर्म ना कर पाएँ बाद में जाके। तो हर चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है, जितना आप ज़्यादा पैरामीटर्स को चेक करोगे उतने ज़्यादा आपके चार्जेस होंगे, जितने कम पैरामीटर्स को चेक करोगे उतने कम चार्जेस होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव आप क्लाइंट को एकदम शुरू में बता देते हैं कि यही ऑब्जेक्टिव रहेगा, इतना ही चीज़ हम आपको डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव मेंशन होता है कि भाई ये चीज़ें हम आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका इतना चार्ज है, इफ़ यू वांट समथिंग फर्दर यू हैव टू पे मोर, इफ़ यू वांट लेसर देन यू हैव टू पे लेस। ओके, ठीक है। 28 सालों में सबसे ज़्यादा शॉकिंग केस अगर आपको किसी एक केस को पिन पॉइंट करना हो, what will it be? Maybe which one we can take? I will take up a case which I have not told earlier before. ठीक है, शॉकिंग केसेस तो बहुत सारे हैं और जो मैं आपको शॉकिंग केस अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इससे बहुत सारे ज़्यादा शॉकिंग केसेस आए हैं, ठीक है, बट देन क्योंकि मैंने वो केसेस कई जगहों पे डिस्कस भी किए हुए हैं, तो आई विल डिस्कस अ केस विद यू विच इज़ विच आई हैव नॉट डिस्कस्ड बिफोर। Okay. सो ये केस था जिसमें ये रिसेंटली आया है हमारे पास केस, पर्सन है, ठीक है, वो हमारे पास, हमारी जो क्लाइंट है शी इज़ फ्रॉम राइट, और ये जो क्लाइंट है ये हमें रिपोर्ट करती है, कहती है कि जो मेरे हस्बैंड है इसने जो है मुझे मिले, ठीक है, अरेंज मैरिज हमारी हुई, अरेंज मैरिज में उनका जो साउथ इंडियन नेम होता है उस नाम से मेरे से शादी करी, ठीक है, और हमारी शादी हो गई और ये कहते हैं कि मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा, ठीक है, सो कहते हैं कि चली गई, सॉरी मैं जो है उसका वेट करती रही 1 साल तक, लेके गया, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, फिर 1 साल बाद मेरे पास आए, और 1 साल बाद आके कहते हैं कि मैं आपको ना किसी कोई के नाम से, ठीक है, के नाम से मेरे पास आए और के नाम से कहते हैं कि मैं इस पासपोर्ट पे तुम्हारे को अपने साथ लेके चलूँगा, ठीक है, तो वो बड़ी हैरान हो गई कि का पासपोर्ट है, उस टाइम पे कोई और नाम था इसका, आज ये कोई और नाम यूज़ कर रहा है, ठीक है, सो फिर भी अब 1 साल मैरिज हो गया था, ठीक है, तो उसने कहा कि चलो एटलीस्ट इज टेकिंग मी देयर, हो सकता है कि वहाँ पे इसने कोई पासपोर्ट बाय किया हो, किसी और के पासपोर्ट पे ले जा रहा हो, कुछ कर रहा हो, वो उसके बाद वहाँ पे चली गई, ठीक है, वहाँ के नाम से ही रह रहा था, ठीक है, अब उसने क्या किया कि वहाँ पे साथ रहना शुरू कर दिया। दिस मैन वॉज टोटली अब्यूजिव अबाउट दिस लेडी थ्रू आउट हर लाइफ, ठीक है, उसने उसके 2 बच्चे भी हो गए इस लेडी के साथ, एंड उसको जो है ना ही वॉज अ वुमन बीटर, तो एक दिन उसने उसको इतना मारा कि दैट शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड देयर, और उसने ऑस्ट्रेलियन पुलिस को बुला लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पुलिस को बुला लिया, तो जब उसने पुलिस को बुला लिया तो उसने वहाँ पे जाके पुलिस में और कोर्ट में ये बोल दिया कि मेरा मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, मैं मेंटली इल हूँ, मैं, क्योंकि उसको बचना था वहाँ पे, मैं परेशान रहता हूँ, हाँ मुझे काउंसलिंग चाहिए, मुझे जो है ना काउंसलिंग दिलवा दो, तो वहाँ की कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि इसको काउंसलिंग चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इसको काउंसलिंग दिलवा दो, ठीक है, उसने जो है काउंसलिंग लेने के बहाने से वो वहाँ से निकल गया, छूट गया, अच्छा अब छूट के गायब ही हो गया उसकी ज़िंदगी से, ठीक है, उस लेडी की ज़िंदगी से वहाँ पे छोड़ के, अब उसके पास, लेडी के पास एक दिन एक फ़ोन आता है, वो ये कहती है, फ़ोन पे पुलिस बोल रही है ऑस्ट्रेलिया की, और पुलिस कह रही है कि आपने एक केस रिपोर्ट किया था, ठीक है, कुछ टाइम पहले, जिसमें जो है आपको बड़ी बुरी तरीके से आपके हस्बैंड ने मारा था, ठीक है, वैसा ही एक सिमिलर केस एक और वुमन ने रिपोर्ट किया है आप ही के हस्बैंड के अगेंस्ट, ठीक है, एंड वी वांट टू चेक ऑन दैट। तो जब उसने चेक किया तो उसको पता चला कि दैट ही वाज ऑलरेडी रनिंग अ पैरेलल फैमिली विद अनदर वुमन, उसके साथ भी उसके बच्चे हैं और उसकी भी ऐसी पिटाई करी और उसने भी उसके केस रिपोर्ट में ही, ठीक है, और उसके साथ डिफरेंट पासपोर्ट पे रह रहा है, राइट नाउ शी गॉट शॉक्ड और वो उसको भी छोड़ के भाग गया इंडिया, ठीक है, अब दो केसेस उसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये 2 केसेस वो हैं जो लाइट में ऑस्ट्रेलिया में आ गए, और भी पता नहीं कितने होंगे ऐसे, वी डू नॉट नो, जो रिपोर्ट ही नहीं किए होंगे,
ठीक है, तो और वो अब इंडिया में भाग के आ गया वहां से, उस लेडी को भी छोड़ गए, उसने रिपोर्ट कर दिया तो मैटर। अब शी वांटेड अस टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट हिम इन इंडिया, राइट। सो जब हमने इंडिया में उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला यहाँ पे तो एक और शादी करी है, उस लड़की के साथ घूम रहा है, राइट। सो यू नो हमारी डिस्कवरीज ऐसी ऐसी होती है हमारे प्रोफेशन में कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। You would have come across all kinds of human, I believe. all kinds of क्या उसके मैं- बाद अब आपको डिफिकल्ट होता है लोगों को ट्रस्ट करना? सी आई टेल यू समथिंग, मैंने ना जिंदगी में 2 चीज़ें सीखी हैं इस प्रोफेशन में रहने के बाद। एक कि ट्रस्टिंग समवन मे बी डेंजरस बट नॉट ट्रस्टिंग समवन मे बी डिजास्ट्रस, राइट। तो आपको ट्रस्ट तो कहीं ना कहीं लिवाई करना ही पड़ता है ज़िंदगी में अपना, हाँ। ठीक है, ट्रस्ट के बिना दुनिया नहीं चलती, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ साथ, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट करना ज़रूरी है तो इसलिए ट्रस्ट बट वेरीफाई, ठीक है। सो वेरिफिकेशन के बाद ही ट्रस्ट करो। बट आजकल तो ये बहुत चलता है ना कि रिलेशनशिप्स में भी चलता है, अरे तू मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो, जैसे आपने जो केस बताया उसमें भी उसको डाउट हो रहा था, लेकिन शादी के हवाले, प्यार के चलते इंसान आंख मूंद कर आगे बढ़ जाता है। सो मेनी ए टाइम्स होता है ना, नहीं तुम तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करते हो, तुम तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करती हो। आई टेल यू समथिंग, ठीक है, ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है, ठीक है। एक तो जो लोग कहते हैं ना बिलीव मी, हाँ। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। लोग कहते हैं ट्रस्ट मी, ठीक है, बड़ा खतरनाक वर्ड है ये, ठीक है। लोग ना इसको बड़ा मिसयूज करते हैं और कभी Absolutely. हाँ इसके अंदर कभी बहना नहीं चाहिए ट्रस्ट मी और बिलीव मी के चक्कर में, ठीक है। सो अभी हमने एक केस किया, तो ये जो केस था बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हाँ। ये था केस डेटिंग ऐप में, ठीक है। एक लड़की जो है एक लड़के से मिलती है। अच्छा, अब क्या होता है कि डेटिंग ऐप में मिलने के बाद उसमें बड़ा हैंडसम लड़का है, ठीक है। एक बड़ी प्रोमिनेंट वेबसाइट जो डेटिंग ऐप है उसके थ्रू मिलती है, बड़ा हैंडसम सा लड़का है, बड़ा स्मार्ट सा लड़का है। और वो लड़का कहता है कि उस लड़के से वो राइट क्लिक हो जाता है दोनों का, और राइट क्लिक के बाद दोनों एक दूसरे के टच में आ जाते हैं। नाउ दिस बॉय स्टार्ट टॉकिंग टू हर। अच्छा, धीरे धीरे ही स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद हर, अपनी बातें करता था, उसकी बातें करता था, वो भी उसके बाद उसमें जो है एंग्रॉस हो जाती है, उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो एक दिन वो ये कहता है कि मुझे ना अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं 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 दिस इज़ रॉन्ग, ये वो। अच्छा, दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं करी, एक दूसरा फेस भी नहीं देखा है, मिले भी कभी नहीं है, ठीक बस है। रैंडमली फोन पे बात हो रही बस फ़ोन पे बात हो रही है, फ़ोन पे बात करते करते ही वो इमोशनल हो गई, ओह माय गॉड। ठीक है। और वो कहते हैं कि मुझे प्लीज़ अपनी फोटोग्राफ्स भेजो, न्यूड फोटोग्राफ्स भेजो, ठीक है। तो कहते नहीं आई कैन नॉट डू दिस, कहते डोंट यू ट्रस्ट मी, डोंट यू बिलीव मी, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूँ कि मैं इसको मिसयूज़ करूँगा, ठीक है। उसने क्या किया, अपने फेस हटा के अपनी फोटोग्राफ नीचे की भेज दी, ठीक है। सो अब ये जो है इस लड़के ने अपने पास वो फोटोग्राफ्स ले ली, बट आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट समथिंग एल्स, मैं ये वो नहीं बता रहा हूँ, उसने भेज दी। मैं बिलीव मी और ट्रस्ट मी के ऊपर कह रहा था, शी सेंड दोस फोटोग्राफ्स टू हिम। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लड़का ना कभी उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आता ही नहीं था, कभी इससे मिलता नहीं था, सिर्फ फ़ोन पे ही बातें करता रहता था, और कभी कभी गायब हो जाता था फ़ोन से, मतलब कभी रात को बात नहीं करेगा, स्पेशल टाइम पे ही बात करेगा, ठीक है। उस टाइम के बियॉन्ड बात नहीं करेगा, 15 मिनट बात करनी तो 15 मिनट ही बात करेगा, दिन में इतने बजे बात करनी तो उतने बजे ही बात करेगा, उससे पहले भी नहीं करेगा, उससे बाद भी नहीं करेगा, ठीक है। इतना इतना बड़ा बड़ा रेड फ्लैग लहराता हुआ इतना नहीं सारा दिखा था। रेड फ्लैग उसको लहरा। अच्छा, उसकी सारी फ्रेंड्स भी उसे कह रही हैं कि भाई ये लड़का जो है ना मुझे तो फ्रॉड लग रहा है। एक तो मुझे लगता है ये लड़कियां जो प्यार में आ जाती है ना, एकदम बुद्धि गायब हो जाती है उनकी। एक्चुअली में पता है क्या है, और मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी जाती लड़कों है। की भी, कोई भी हाँ, इंसान हाँ। प्यार में आता है ना तो उसके बाद उसका वो उसका जो बेसिक हाँ। कॉमन सेंस होता है उसमें ताला लगा और देते हो आप लोग। इस प्रोफेशन में रह के मैंने ज्यादा देखा है, पहले मैं बिलीव भी नहीं करता लव इज ब्लाइंड, ठीक है। इस प्रोफेशन में आने के बाद तो मुझे 100% ही यकीन हो गया कि लव इज ब्लाइंड। तो अब क्या हुआ कि उसके लिए भी लव इन ब्लाइंड था, और कहते हैं लेकिन मुझे टू गुड टू बी ट्रू भी लगता था। कहते हैं कि वो इतना अच्छा मेरे से बिहेव करता था, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था, मैं उसके साथ बहती यार ही टू चले गुड टू गए। बी ट्रू इज नॉट ट्रू। यस, वेरी ट्रू। ये गांठ बांध लो इस बात को, टू गुड टू बी ट्रू इज नॉट ट्रू, नहीं हो सकता एंड है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। Absolutely. मतलब sitting in 2026 when you have seen so many frauds happening all around yourself,
हाउ कैन यू बिलीव कि हाँ जब सब अच्छा हो रहा है, लड़का तुम्हें पूरे दिन टाइम दे रहा है, लड़की तुम्हें पूरे दिन टाइम दे रही है, इट इज नॉट लाइक दैट प्लीज। वेरी ट्रू। अब क्या हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के 3 साल इस लड़के के साथ बिताए, ठीक है, नो वीडियो कॉल्स, नो वीडियो कॉल्स, नेवर मेट, नो वीडियो कॉल्स एट ऑल, ठीक है। अब जब इसके फ्रेंड्स ने, इसके खुद के पेरेंट्स, अच्छा अपने मदर फादर को कह रही है मुझे शादी इसी से करनी है, आज तक मिली भी नहीं है। अरे एआई हो सकता है बहन। ठीक है, उसको शादी लेकिन उसी से करनी है। हाँ। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 3 साल बाद बड़ा परसुएंस आता है, ठीक है, उसका, ठीक है, तो ये जो है उसका थोड़ी रिसर्च शुरू करती है। जब रिसर्च शुरू करती है अपने आप से, तो देखती है कि जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग कर रही होती है, तो वो तो कोई एक्स मिस्टर इंडिया रह चुका है उसकी पिक्चर्स है, ठीक है। अपनी जो पिक्चर्स ही भेजता था, उसने उस प्रोफाइल पे इतनी रिसर्च करी हुई थी, वो भी उस एक्स मिस्टर इंडिया की कोई बीच की फोटोग्राफ है, कोई अपने अकेला कहीं पे जा रहा होगा, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे होगा, वहाँ की फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ भेजता रहता था टाइम टू टाइम कि देखो आज मैं यहाँ पर हूँ, देखो आज मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन वो थी सारी मिस्टर इंडिया की फोटोग्राफ्स। आई एम ग्लैड मेरी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं थी, मैंने तो ऐसे पकड़ के हिला दिया होता कि भाई अंधी हो, क्या है तुम्हारे साथ। उसको उसकी फ्रेंड्स ने भी हिलाया था, बट उसको अकल नहीं आई। यार मैं हाँ, यस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये मिस्टर इंडिया है। हाँ। अच्छा, फिर देन शी एडमिटिंग कि मैंने डिटेक्ट भी कर लिया कि वो मिस्टर इंडिया की फोटोग्राफ, मैंने उसको वो भी किया, कन्फ्रंट भी किया। वो कहता कि उसने मुझे कन्विंस कर लिया कि नहीं वो मिस्टर इंडिया लगा, ये मेरी ही फोटोग्राफ्स हैं और मैं उससे मैच करता हूँ, ठीक है। कहते वो कन्विंस भी हो गई मैं, ठीक है। सो कहते हैं कि मतलब वो खुद ही कह रही है कि आई वॉज अ फूल, राइट। सो नाउ अब उसने जो है ना धीरे धीरे जब आगे बढ़ी बात, उसने कहा मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, मेरी 4 लाख रुपए महीने की सैलरी है वहाँ पे, ठीक है। उसने वो वेरीफाई कर लिया मल्टीनेशनल कंपनी में जिसका वो नाम लेता था कि उसमें काम करता है नहीं, तो वहाँ से ही पता चल गया वो काम वहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे इस नाम का कोई भी नहीं है। उसने इस बात के लिए भी कन्फ्रंट किया, उसने उस बात के लिए भी कन्विंस कर लिया कि नहीं मैं वहीं पर ही काम करता हूँ, वो आपको गलत रिकॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। आप ठीक से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पा रहे, पता ही नहीं कर पा रहे कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, उनको क्या पता मैं किस डिपार्टमेंट में, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। उसने उस बात के लिए भी कन्विंस कर लिया, वो फिर आगे बढ़ गई उसके साथ। मेरा ना ऐसे पारा बढ़ता जा रहा है उस लड़की के बारे में सुनते सुनते। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब वो उसका ना जब वो कहते हैं कि नहीं फिर तो तुम्हें मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ेगी। अब 3 साल बीत चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ तुम्हारे साथ, तो चलो आज शाम को करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस करी उस बंदे ने, लड़की वाला फेस मास्क लगा के आ गया अपने उस पर कि वो क्रीम व्रीम लगा के जो फेस ही ना दिखाई दे उसका, और लाइटें अपने ऊपर फेस के ऊपर फेंकनी शुरू कर दी कि गोरा दिखाई दे वो, ठीक है। तो कहते हैं कि फेस मास्क लगा के आ गया वो मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। तो मैंने कहा आपने तब भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, मतलब यू आर स्टिल बिलीविंग हिम। वो अपना फेस हाइड करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली, ठीक है। सो कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैंने वो कुछ नहीं किया। फिर मैंने जो है ना कहते हैं कि नहीं मेरे को ये था वो था, ही वॉज वेरी गुड इन टॉकिंग, राइट। वो ना एक्सक्यूज बनाने बड़ा वो था, माहिर था। जब भी मैं कहती थी आप अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बताया नहीं बताया, तो उसमें भी कोई एक्सक्यूज़ बना देगा। जब वो कहता था कि मैं तुम्हारे से अपने पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, तब कोई एक्सक्यूज़ बना देगा कि मेरी मम्मी बीमार हो गई, हाँ मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरे पापा बीमार हो गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एट दैट। अब कहते हैं कि मुझे ना फिर घर लेना था, ठीक है। सो आई वॉज शी स्टेज अलोन इन अ सिटी, उसके पेरेंट्स की दूसरी सिटी में रहते हैं लड़की के। तो उसने कहा कि मुझे अपना घर खरीदना था। मैंने उसको बता दिया कि मुझे अपना घर खरीदना है, ठीक है। सो उसने मुझे क्या बोला, उसने बोला कि अच्छा तुम्हें घर खरीदना है, वेट। उसने ना कई सारे प्रोजेक्ट्स से मुझे वो भेज दिए कि इस प्रोजेक्ट में ले लो, इस प्रोजेक्ट में ले लो, इस प्रोजेक्ट में ले लो, ये प्रोजेक्ट में इतने बेडरूम का हाउस है, ये इतने का मिल जाता है, इस प्रोजेक्ट में इतने का मिल जाता है, इस प्रोजेक्ट में इतने का मिल जाता है। कहते हैं वहाँ से मुझे एहसास हुआ ये प्रॉपर्टी का काम करता है क्या, ब्रोकर है क्या ये, इतनी हैंडी इन्फॉर्मेशन, इतने सारे प्रोजेक्ट्स की, हर प्रोजेक्ट के बारे में इसको इतनी नॉलेज है कैसे, ठीक है। तो शी फेल्ट अमेज्ड टू सी दैट। फिर भी कहती है कि जैसे ही प्रोजेक्ट का मैंने नाम लिया कि मुझे घर खरीदना है, ठीक है, तो कहता है कि मैं तुम्हारे को प्रोजेक्ट दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे को घर दिलाऊंगा, ठीक है। सो इसने प्रोजेक्ट्स भेज दिए। तो क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ठीक है। कहते हैं कि जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं रहता हूँ ना उसके आसपास के प्रोजेक्ट्स ही मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो उसने जो ना प्रोजेक्ट्स में इसकी इन्वेस्टमेंट भी करा दी। अच्छा ऐसे इस टाइम पीरियड पे देन दिस फॉर्मली दिस पर्सन केम एंड मेट हर, राइट, बिकॉज नाउ इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट हैपनिंग, ठीक है। ही वॉज गेटिंग सम बिजनेस। तो वो एक्चुअली मिला। तो कहते हैं कि जब मैं उसको देखी तो मैं हैरान हो गई। कहते हैं ही इज़ अ 45-year-old पर्सन, पूरा अगली लुकिंग पर्सन, एंड ही वॉज स्टाउट एंड ही वॉज यू नो बिल्कुल ही अलग था। कहते हैं कि और मैं उसको देख के हैरान हो गई।
तो जब मैंने उसको बोला कि दैट तुमने मुझे गलत पिक्चर्स दिखाई, गलत इमेजेस दिखाई, तो कहता है कि मतलब तुम्हारी लुक्स ही सब कुछ मैटर करती हैं, मतलब इमोशंस इंसान का कुछ नहीं होते। ठीक है, मैं अपनी पर्सनालिटी को सिर्फ इसीलिए हाइड करता था क्योंकि मैं इतना गुड लुकिंग नहीं था। ठीक है, तो क्या मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ? ठीक है, इस तरीके से बातें बना के इमोशनल करके उसको फिर कन्विंस कर लिया। ठीक है, अब नाउ इसको घर भी दिलवा दिया। अब वो जब घर दिलवा दिया उसको, तो घर दिलवाने के बाद अब इसके घर में आना जाना शुरू कर दिया। अब जब आना जाना शुरू कर दिया तो इनके रिलेशनशिप्स भी आपस में बन गए। ठीक है, सो रिलेशनशिप बनने के बाद अब क्या हुआ कि नाउ दिस पर्सन बिकेम ओवरली पॉजेसिव अबाउट हर। ठीक है, सो अब क्या था कि वो कभी भी उसे घर में आना शुरू हो गया। कहते मुझे इरिटेशन होनी शुरू हो गई। कहते मतलब बिना बुलाए बिना किसी चीज़ के जब मन आता था तब मेरे घर में बार्जिन कर जाता था, रात हो गया दिन हो गया किसी भी टाइम पे मेरे घर में बार्जिन कर जाता है। कहते हैं दैट स्टार्टेड इरिटेटिंग मी। ठीक है, अब मैंने जो है फिर जब मुझे सारी चीज़ें पता चली इसके बारे में और अच्छा कहते हैं कि पैसे भी इसके पास नहीं होते थे। ठीक है, कहते हैं कि 1 रुपया भी इसके पॉकेट में नहीं होता था। ये मतलब लोकल मोटरसाइकिल भी नहीं थी इसके पास कि मोटरसाइकिल में भी ट्रैवल कर सके, और दिखाता अपने आप को बहुत बड़ा था। 4 लाख का पैकेज। 4 लाख का पैकेज। ठीक है, सो कहते हैं कि ये सारी जब चीज़ें मुझे समझ में आने लगी और मुझे लगा कि हाँ, ये अब फ्रॉड है ही है। हाँ। ठीक है, इतने टाइम में उसको रियलाइज़ हो गया था कि फ्रॉड है अब। ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ना शुरू कर दिया, मैंने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। तो कहते हैं कि मेरे ऑफ़िस में मेरे को वॉइस मेल्स भेजता रहता है, वॉइस नोट्स भेजता रहता है, मेरे ऑफ़िस में मेल्स करता रहता है, मेरे घर पे मेल्स करता रहता है, मेरे घर के बाहर आके खड़ा रहेगा 24-24 घंटे तक। ठीक है, तो कहते हैं कि ही हैज़ बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट मी नाउ। ठीक है, और आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। राइट, सो नाउ अच्छा अब क्या हो रहा है कि उसके साथ अब उसको लग रहा है मेरी पर्सनल पिक्चर्स भी हैं। ठीक है, अब जो मेरे साथ उसने फिजिकल रिलेशन में उसके भी हो सकता है उसने वीडियोस बना के रख रखे हों। तो मैंने कहा कि आपको अभी तक थ्रेट किया उसने? कहते नहीं, थ्रेट नहीं किया अभी तक। मैंने कभी कोई डिमांड करी है आपसे कि मुझे इतना पैसा चाहिए? कहते नहीं, डिमांड भी नहीं करी है। बट ही बिकेम एन ऑब्सेसिव लवर। क्या हुआ उसके साथ, उस आदमी की साइकोलॉजी क्या थी, वो मिस्टर इंडिया की एक प्रोफाइल क्रिएट करके बहुत सी लड़कियों से बातें करता होगा। लड़कियां मिस्टर इंडिया से बात कर रही हैं ये सोच के कि भाई एक बड़ा हैंडसम हंग है, उससे बातें कर रही हैं, उससे बातें भी करना शुरू कर देती हैं। उसको इसी में उन लड़कियों से उसको इसी चीज़ में प्लेजर आ रहा है कि मेरे से इतनी सारी लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, मुझसे बातें कर रही हैं। उनके कैमरे पे कभी जाता नहीं था। ठीक है, उनसे मिलता कभी था नहीं। ठीक है, लेकिन एक ना उसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि सो मेनी गर्ल्स आर टॉकिंग टू मी। ठीक है, एंड प्रोबेबली ही बिकेम ऑब्सेस्ड विद दैट गर्ल ओनली बिकॉज कि उसने उसका रियल फेस देखने के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर करेक्ट, लिया। यस, उसका रियल फेस देखने के बाद भी एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन शी हैड फिजिकल रिलेशनशिप विद हिम। एब्सोल्युटली। तो अब उसको ये लगता है कि मुझे तो कोई लड़की मिल ही नहीं सकती, अब ये लड़की मिली है तो उसको मैं कैसे जाने तो दूं? जाने नहीं दे सकते। हाँ हाँ, तो ही हैज बिकम ऑब्सेसिव। फिर हमने उसको उससे बाहर निकाला। हमने जो है उससे इनफॉर्मल एक कंप्लेन कराई पुलिस स्टेशन में, इसको हमने एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। उसके बेस से हम इसको घर से उठा के लाए। इसको जो है हमने सारे इसके लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन सब इसके घर से पिक करके लाए रेट के बेस पे, और लाके जब हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला ही इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड ही हैज़ गॉट 2 किड्स। Or during this while of 5 years when he was into a relationship with this girl, he left his own wife also, and he left his own kids also. Right? So, and then हम पुलिस स्टेशन में लेके आए, तब सारी हमने डिस्ट्रॉय कराई। इससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली, ऐसे घर वालों को बुलाया, ऐसे पेरेंट्स को बुलाया, उनसे विटनेसेस करवाई, ऐसी कन्फेशन। देन she could get rid of him. It's strange. Strange. ये तो मुझे ये बिलीव मी और ट्रस्ट मी वाली बात पे याद आ गई ये स्टोरी। अच्छा, जैसे कि आपने इस केस में बताया कि आपने सारे एविडेंसेस लिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, बट उसी के साथ क्योंकि सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है और जो हम पढ़ते आते हैं, इतना सारा डेटा ब्रीच, डेटा प्रिवेसी की बात होती है, क्या ये जो डेटा आप प्रोक्योर करते हो वो एक्चुअली में डिस्ट्रॉय हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स को ये बोलते हुए देखा है कि वंस इट्स देयर इन द फोन इट्स देयर फॉरएवर, वंस इट्स देयर ऑन द इंटरनेट इट्स देयर फॉरएवर। सो जो भी डेटा, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स जो एक बार ऑनलाइन चले जाते हैं वो क्या डिस्ट्रॉय हो भी सकते हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो डेटा आपके मोबाइल फ़ोन में है, ठीक है, जैसे कि आपके मोबाइल में आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपके व्हाट्सएप की चैट्स हैं, आपके एसएमएसेस हैं, आपके कॉल लॉग्स हैं, फॉरेंसिकली अगर आप उनको डिलीट कर दो तो वो रिकवर किया जा सकता है। उसके चांसेस हैं बड़े हाई। लेकिन हमने मेरे ख्याल से हज़ारों डिवाइसेस में रिकवर किया हुआ डेटा।
लेकिन जो उसका सक्सेस रेशियो होता है रिकवर करने का, दैट इज ओनली 70%, ठीक है, बट और इट इज स्टिल इट इज वेरी हाई। इट इज़ वेरी हाई। लेकिन अब उसमें बात ये भी होती है कितना परसेंट ऑफ डेटा रिकवर हो पाएगा, ठीक है, नोबडी कैन गारंटी दैट। 0% भी हो सकता है डेटा रिकवर, ठीक है, और 100% भी हो सकता है, और 50 भी हो सकता है, और 60 भी हो सकता है। तो कोई ये कह नहीं सकता कि आप कितना डेटा रिकवर कर पाओगे, ठीक है, और ख़ास तौर से आईफोन के अंदर, राइट। सो जो आईफोन का लेटेस्ट वर्जन, जितने भी नए नए वर्जन्स आते जाते हैं, ठीक है, उतना ही डेटा रिकवरी के जो टूल्स हैं उनको नए इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं उसको रिकवर करने के लिए। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन है जैसे उसमें रिकवरी हो ही नहीं पाती। वंस यू फॉर्मेट योर फोन, ठीक है, इट बिकम्स रियली इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा फ्रॉम द फोन, टू ऑलवेज टेक अ चांस टू रिकवर इट, राइट। सो जो लोग, जितने भी साइबर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो रहेगी ही रहेगी, इज़ रॉन्ग, रॉन्ग, पार्शली करेक्ट, ठीक है। सो ये परसेंटेज पे डिपेंडेंट है कि कितना डेटा रह पाता है और कितना नहीं रह पाता है। कभी भी ऐसा केस मैंने नहीं देखा है कि जिसमें जो है 100% डाटा मिल ही गया। सॉरी, 100% डाटा तो कई सारे केस में मिल गया है। कई केसेस में सिर्फ 2 GB डाटा रिकवर होता है, कई केस में 60 GB डाटा भी रिकवर हो जाता है फ़ोन में से, ठीक है। लेकिन और ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे देखे हैं जिसमें ज़ीरो रिकवरी ऑफ द डाटा हुआ है, ठीक है। सो जो ये लोग कहते हैं कि भाई हो ही जाएगा, कभी मिटता ही नहीं है डिजिटल फुटप्रिंट, इट इज़ रॉन्ग। ओके, अच्छा, जितने सारे लोगों को आपने इन्वेस्टिगेट किया है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को मालूम पड़ गया हो कि उसके पीछे कोई लगा हुआ है? होते हैं ना, किन्हीं किन्हीं को पता चल जाता है यार मेरे पीछे कोई चल रहा है आजकल, बड़ा थोड़ा भी अगर आपको हाँ, अलग ऐसा लगे। बहुत सारी जगहों पे हो जाता है, नॉट ओनली एट वन प्लेस बट कई सारी जगहों पे हो जाता है ऐसा, ठीक है। क्या होता है कि आफ्टर ऑल आपकी टीम किसी को जब फॉलो करती है, अपने प्रोटोकॉल से फॉलो करती है, डिस्टेंस से फॉलो करती है, बट इनविजिबल तो हो नहीं सकते, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो दे हैव टू रिमेन देयर। अब हमने जो है एक केस अभी रिसेंटली किया, उनका एक जो है ना लेडी थी, उनका बेटा जो था वो गलत कंपनी में था, ठीक है। सो हम उसको फॉलो करते थे। आपने उसको फॉलो किया तो हमने देखा कि वो एक बड़े स्लम से एरिया में गया और वहाँ जाकर उसने ड्रग्स परचेज़ किए, ठीक है। हमने ड्रग्स लेते हुए उसके वीडियोस बना लिए, सब कुछ कर लिया। अब उसकी मदर ने उसको रिवील कर दिया कि तू आज यहाँ पे गया था, तूने ड्रग्स परचेज़ किए, और अगले दिन से उसने हर जगह पीछे मुड़ मुड़ के देखना शुरू कर दिया, ठीक है। आप इनविजिबल थोड़ी हो जाओगे, ठीक है। वो क्या करता था, मेट्रो आई ना, जैसे मेट्रो आई तो हमारी टीम मेट्रो में चढ़ गई उसके पीछे, उनको डॉज करने के लिए मेट्रो से उतर गया, हमारी टीम भी मेट्रो से उतर गई, और जैसे दरवाज़ा बंद होने वाला था एकदम चढ़ गया मेट्रो में, ठीक है। तो इतना चालाक हो गया था वो लड़का। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार ना आप इनविजिबल नहीं हो सकते, सब्जेक्ट को कई बार आभास हो जाता है, लेकिन आप किस चीज़ से पता लगाते हो कि सब्जेक्ट अलर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी सब्जेक्ट ने बार बार बैक मिरर को एडजस्ट करके देखता है, ठीक है। कभी क्या करता है, खाली रास्ते में गाड़ी रोक देगा देखने के लिए कोई पीछे रुकता है नहीं रुकता है, ठीक है। कभी जानबूझ के रेड लाइट क्रॉस कर लेगा ये देखने के लिए कोई उनके पीछे रेड लाइट क्रॉस करता है नहीं करता है। कभी बंद गली में घुस जाएगा ये देखने के लिए कि मेरे पीछे कोई इस बंद गली में आता है नहीं आता है। तो जब कोई सब्जेक्ट ऐसे साइन शो करता है ना तो हम समझ जाते हैं ये अलर्ट है, फिर हम टीम को हटा देते हैं। फिर टीम को हटाने के बाद और फिर जब 4-5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद जब हमें लगता है कि भाई इसका सस्पिशन फेड अवे हो गया होगा, तो हम दूसरी टीम से उसको सर्विलेंस कराना शुरू कर देते हैं। दिस हाउ इट हैज़ टू बी मैनेज्ड। अच्छा, इसी के साथ जब कोई मान लीजिए पकड़ा गया, एक किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करवाई और बाद में आके उसी ने बोल दिया अरे तुम ऐसे ऐसे यहाँ घूम रही थी, तुम्हारे बारे में मुझे ये पता चला है, ये देखो। कोई आया आपसे लड़ने के लिए कि अच्छा तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे, ऐसा कुछ? अभी रिसेंटली एक केस हुआ, ठीक है। क्या इसमें जो है एक लेडी थी, अब्रॉड में बेस्ड थी, ठीक है। उसको उसका जो है यहाँ पे 1.5 साल से एक लड़के का अफेयर चल रहा था, ठीक है। सो जिस लड़के का यहाँ पे अफेयर चल रहा था वो अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता था, मेरा BMW है, मेरा मर्सिडीज़ है, मेरे पास मैं बहुत बड़े घर में रहता हूँ, ठीक है। अब जब हमने उसके बारे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला BMW और मर्सिडीज़ तो थी उसके पास, ठीक है, लेकिन वो सेकेंड हैंड खरीदी हुई थी, ठीक है, और बैंक से लोन पे थी। हमने ये देखा कि जिस घर में वो रहता है, जिसको अपना बताता है, वो तो उसका किराए का घर है। हमने ये देखा कम से कम 10 क्रेडिट कार्ड पे उसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। हमने ये देखा कि लोन्स में डूबा पड़ा है वो, जितना टर्नओवर अपनी कंपनी का बताता था वो टर्नओवर तो दूर की बात है, उसके कंपनी में तो 20-30 लाख रुपए का टर्नओवर नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली एक उसने ऑरा अपने चारों बना कि मैं कितना रिच हूँ दिखाने के लिए सिर्फ, क्योंकि शादी करनी थी रिच में फैमिली में। और हमने ये भी पता कर लिया कि दैट ही इज इन्वॉल्व विद अ गर्ल इन हिज जिम, ठीक है। हमने सारी रिपोर्ट उसको क्लाइंट को सबमिट कर दी। वो एजिटेट होके कि देखो
मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, ये कंपनी ने तुम्हारी रिपोर्ट दी है, ठीक है, और तुम जो है ना वो ये तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई कि अब हाँ। उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हमारी रिपोर्ट के बेस पर उसको कन्फ्रंट कर लिया, हम्म, वो हमारे पास आ गया बोलने के लिए, ठीक है। सो देन यू नो वी हैव टू टॉक टू द क्लाइंट, क्लाइंट इज ऑल्सो इक्वली बाउंड अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कि वो हमारी रिपोर्ट को कहीं पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। देन द क्लाइंट हैड टू सेटल द यू नो हिज ओन मैटर विद दैट सब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्लियरली बोल दिया वी आर अंडर लीगल अथॉरिटी, राइट, एंड वट एवर वी हैव डन इज फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज, ठीक है, सो नो बडी कैन चैलेंज अस। रोना गाना होता है जब आप किसी को बताते हो कि भाई ये रिपोर्ट है? In रोना case गाना of- होता है, अरे कई बार तो क्या होता है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस में कई बार तो इतना हो जाता है कि हम एक बार तो ऐसा हो गया था, एक लेडी ने अपने हस्बैंड को रेड किया, वहां पे आगे जिस लेडी के साथ वो पकड़ा गया था उसके सड़क पे बाल ही खींचनी शुरू कर वाह दी उसने। शैम्पी वाह, वही वाला था क्या? ऐसे ही हो गया बस। बट दिस इज, आपने किस किस को इन्वेस्टिगेट किया अगर मैं प्रोफेशन वाइज पूछूं तो? पॉलिटिशियंस? पॉलिटिशियंस को हमने इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन हम पॉलिटिशियंस को तब इन्वेस्टिगेट करते हैं जब उनकी पार्टी हमें हायर करती है उनके ऊपर खुद इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। कई Individual बार basis पे नहीं करते? हमने जो है ना पहले क्या करते थे हम लोग कि अर्लियर इन द अर्ली डेज ऑफ माई करियर वी यूज टू इन्वेस्टिगेट इन पॉलिटिशियंस, यू नो, बट देन लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि यू नो पॉलिटिशियंस हो गए, पर्सनल फ्रॉम पुलिस हो गए, CISF हो गया, चाहे चाहे आपका DRDO में लोग गए, आर्मी के लोग हो गए, ठीक है, या किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस जुड़े हुए जो लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इनके पास ना इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, सेंसिटिव केसेस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इनके ऊपर हमने एज अ प्रोटोकॉल ऑफ द कंपनी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी बिल्कुल बंद कर दी। बट हमने किया नहीं है पास्ट में, हमने किया है पास्ट में, लेकिन यू नो विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू नो वी हैव मेड सर्टेन प्रोटोकॉल्स इन द कंपनी, नाउ वी डू नॉट इन्वेस्टिगेट पॉलिटिशियंस। ओके, एज फार एज ऑल अदर प्रोफाइल्स इज कंसर्न, कोई भी ऐसी प्रोफाइल नहीं होगी जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया होगा। सबसे ज्यादा चीटर्स कौन होते हैं, लड़कियां या लड़के? wherever there is a man involved there is a woman involved, ठीक है। अगर आप ये बोलते हो 75% लड़के इन्वॉल्व होते हैं और 25% लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं, तो जो बाकी 25% एक्स्ट्रा लड़कियां हैं क्या वो लड़कों के साथ रिलेशनशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यू नो हर जगह पे मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं इक्वल नंबर ऑफ केसेस आते हैं। मैं नहीं कहता दुनिया में स्टडीज़ क्या बोलती हैं, क्या होता है कि स्टडीज़ जितने भी यू नो लोग अपने स्टैटिस्टिक्स लेके आते हैं, स्टडीज़ लेके आते हैं, कितना नंबर ऑफ सैम्पल साइज वो लेते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से लोग आके उनके अंदर बता पाते हैं कि हाँ भाई हमारी स्टडीज़ करेक्ट है या नहीं है। आई डो नॉट नो, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ 135 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, सैम्पल छोटा सा सैम्पल साइज लेके और अपना बेस बना लेना स्टडी के इज़ नॉट राइट। लेकिन जो मेरा 28 सालों का करियर है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरे पास जितने फीमेल्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केस आए उतने ही मेल्स को करने के लिए केसेस आए, तो विच मीन्स कि दोनों का रेशो 50-50% है। अच्छा, उसी के साथ मुझे बताइए, जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात होती है, आपके पास लड़कियां ज्यादा आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए या लड़के आ रहे हैं कि मेरी वाइफ को इन्वेस्टिगेट करो? इट्स द सेम क्वेश्चन, राइट, अप्रॉक्सिमेटली द सेम? बिल्कुल 100%, मतलब लाइक 50-50% है दोनों का रेशो, जितनी हमारे पास फीमेल्स आती हैं उतनी मेल्स आते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि क्योंकि आप इतने केसेस देख चुके हैं तो आपको ट्रस्ट इशू होता है, ये अदरवाइज भी तो हो सकता है। अब जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते होंगे वो तो वैसे ही जानते होंगे यार इससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सारी चीजें निकलवा लेता होगा। आई टेल यू कि मेरे जो खास फ्रेंड्स भी है ना वो भी पहले मेरी पूरी तलाशी लेते हैं अपने साथ बिठाने से पहले कि कहीं हमारी बीवी को जाके कुछ ना बता दे। मेरी घड़ी भी चेक करते हैं, मेरा कोट भी चेक करते हैं। बट ऐसा हुआ है कि कई बार अगर आपके दोस्त वोस्त आए हों और ऐसी फैमिली गैदरिंग में हुई हो तो किसी की वाइफ या आपकी कोई फ्रेंड है वो बोलती है यार मेरे हस्बैंड को इन्वेस्टिगेट करो ना यार, तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, जरा पता करो। सभी बोलते हैं, ठीक है, मतलब हंसी मजाक में तो सभी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग सीरियसली भी आ गए हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए कि लाइक यू नो इन्वेस्टिगेट माय हस्बैड, यस इन्वेस्टिगेट मुझे माय तो वाइफ। लगता है आपके दोस्तों में अगर आपस में कुछ लड़ाई होती होगी और वो बोल देती होंगी या बोल देता होगा कि मैंने तो तुम्हें यहाँ देखा, तो हाँ तुम्हारा तो दोस्त है, पता किया होगा तुमने। Does that happen? Maybe. Okay, I have a rapid fire quick question quick answer segment. According to you, lying is a skill? Certainly. फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपका क्या होता है? आप किसी पे फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ट्रस्ट करते हो या डाउट करते हो? फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आई ट्रस्ट पीपल। ओके, डू मोस्ट पीपल लाई डेली? यस। साइलेंस एविडेंस हो सकता है? नो।
इसको तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है. लव मेक्स पीपल ब्लाइंड. ये तो मैंने विद एग्जांपल प्रूव कर दिया है. अच्छा. ट्रुथ हर्ट्स मोर देन लाइज. Certainly. ओके. मोस्ट ओवररेटेड हाइडिंग ट्रिक. Hiding trick, disguise. ओके. Hmm. एक हैबिट जो लोगों को एक्सपोज कर देती है. Inconsistency. फर्स्ट थिंग यू ऑब्जर्व इन योर सस्पेक्ट. Like I would say what? There are many things that has to be seen in a suspect, right? So ऐसा कोई first thing नहीं होती that you have to see in someone. But what I would see is the eye contact that he's making with me. ओके. Yeah. एक इमोशन जो सारी चीजें बर्बाद कर देता है. Ego. ओके. मोस्ट डेंजरस वर्ड पीपल से. Trust Trust me. me. One thing that people should stop oversharing. Intentions. Biggest misconception about detectives. Glamour. Most common lie people believe. Believe me. One red flag everyone ignores. Again, I would say inconsistency. One advice everyone ignores. What should I say here? One advice that everyone ignores. Don't trust people. ओके. अच्छा, कभी कोई चोर होता है, ऐसी कौन सी बात होती है उनसे बोला जाए, या कोई इंसान जो गलत कर रहा है उससे बोली जाए और उसके बाद वो तुरंत डर जाता है और वहीं से गलत करना शुरू कर देता है. Repeat yourself. And खास तौर से जब उससे बोलते हो ना, हाँ. repeat yourself in reverse. हाँ. जो आपने A से लेके Z तक मुझे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, अब Z से अब Z से A तक बताओ. हाँ. वो फंबल कर जाता है. ओके. हाँ. अच्छा, आपने जितने भी लोगों को देखा होगा, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए होंगे, क्या लगता है आपको बहुत सारे लोग अनजाने में करते हैं या सबको सब कुछ पता होता है और सब कुछ वो अपने फुल कॉन्शियस में करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी करता है ना, वो कॉन्शियस में करता है, क्योंकि बहुत टाइम तक ना आदमी अनकॉन्शियस नहीं रह पाता. ठीक है. आफ्टर ऑल वॉट एवर यू आर डूइंग इट कॉन्शियसली एंड यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ योर एक्ट्स, बट स्टिल यू डू इट. राइट. अच्छा, जहाँ आपने शुरू में बताया था डार्क वेब के बारे में कि आप डार्क वेब में भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं लोगों के बारे में, तो वो कैसी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? देखो, डार्क वेब पे ना बहुत सारा डेटाबेस होता है. ड्रग डीलिंग का डेटाबेस होता है, किसी के लिटिगेशंस होते हैं, कोई केसेस होते हैं, कोई कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं उसके अगेंस्ट. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिसर्च हो जाती हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हम एक पर्सन का केस कर रहे थे. दिस वाज अ मैट्रिमोनियल केस. हालांकि मैंने केस पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट क्योंकि आपने डार्क वेब के बारे में पूछा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डार्क वेब से कितनी यूटिलिटी कई बार हो जाती है आपको. ठीक है. तो मैं वो वाली यूटिलिटी वाली बात बता रहा हूँ आपको. इसमें क्या था कि हमारे पास एक लड़की के ब्यूरोक्रेट पेरेंट्स थे. वो आए, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी डॉटर इज़ इन लव विद अ बॉय, और बॉय जो है बड़ी छोटी फैमिली का है. हमारी लड़की खुद इतनी एजुकेटेड है, उसका 60 लाख रुपए का तो पैकेज है. ठीक है. और ये जो लड़का है, ही इज़ टोटली अनएजुकेटेड, और ये अपने फादर के बिजनेस में, छोटा सा बिजनेस है. आप जो है इसके अगेंस्ट हमें इन्वेस्टिगेशन करके दो, और खासतौर से आप प्लीज़ ये पता करना कि कोई नेगेटिव पॉइंट है जिससे कि हम अपनी डॉटर को कन्विंस कर पाएं दैट ही इज़ नॉट द राइट बॉय. हमने कहा कि ठीक है, हम उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं. जब हमने उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमने क्या किया कि हम जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो हमारा काम है सच प्रोवाइड करना. फैमिली बड़ी रिलीजियस थी, मदर फादर बड़े सॉफ्ट नेचर के थे, आस पड़ोस में उनके रिलेशन बड़े अच्छे थे. बॉय ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था. ठीक है. कोई एक्स्ट्रा वो उसकी वो थी नहीं. जब भी मिलता था हमारी क्लाइंट की डॉटर से ही मिलता था. ठीक है. सो हमें लगा कि इनकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो बड़ी वीक है. ठीक है. लेकिन अदरवाइज फैमिली इज़ वेरी गुड. ठीक है. लेकिन व्हेन वी आर जस्ट कंक्लूडिंग दिस असाइनमेंट, उस हमारी ना टीम जो डार्क वेब पर रिसर्च कर रही थी, डार्क वेब पे रिसर्च करते टाइम इस लड़के का नंबर, ठीक है, एक ऐसी साइट पे मिल गया जहाँ पे ये लिख रखा था कि आई प्रोवाइड सर्विसेज टू फीमेल्स, पर्सनल सर्विसेज टू फीमेल्स. ठीक है. मतलब अ मेल जिगलो. राइट. सो अब उसका नंबर तो मिल गया हमें. तो जो मेरी असिस्टेंट थी, उसने आके बोला कि सर ये देखो, ये नंबर मिला है इसका, इस साइट पे. मैंने कहा कि इट कैन बी फेक, कोई भी किसी का भी डाल सकता है.
ठीक है. सो जब सारी चीज़ें ठीक निकल रही है, दैट मे बी यू नो द बॉय मे बी राइट ऑल्सो, बट यू नो हम इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इग्नोर भी नहीं कर सकते. सो लेट्स वेरीफाई दिस. यू सेंड अ मैसेज to this person कि I'm coming from UK and I want your services. So can you please tell me कि whether you'll be able to provide or not. उसने similarly एक अच्छी सी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई, ठीक है, और प्रोफाइल पिक्चर पे उसने लगा के उसको मैसेज कर दिया. उसने जैसे ही मैसेज किया उधर से विद इन सेकंड रिप्लाई आ गया. ठीक है, ओके वेयर आर यू अराइविंग, विच डेट आर यू अराइविंग, यस आई कैन प्रोवाइड वेरी सर्विसेज. प्रोफेशनल आदमी. वेरी प्रोफेशनल. अरे प्रोफेशनल. उसने लिख के भेज दिया, चार्ज 2000 रुपीज. हमने कमाल हो गया यार. तो अब हमारे पास चार्ट्स का प्रिंट आउट तो आ गया. हाँ. मैंने कहा कि लेकिन ये मस्खरी भी तो कर सकता है, क्या पता ये बाद में बोल दे कि मैं जाता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मस्खरी के लिए ऐसे ही बोल देता हूँ. मैंने कहा लेट्स कॉल हिम. ठीक है, देखते हैं कि आता है नहीं. तो शी टुक अ कवर. उसने बोला कि भाई मैं इस होटल में इतने बजे आ रही हूँ, यू कम ओवर एंड मीट मी हेयर. वो पर्सन जो है उस होटल में उतने बजे पहुंच भी गया. ठीक है, और हमने उसके वहां पे पहुंच के उसके पूरे वीडियोस भी बना लिए. ठीक है, और बिल्कुल क्लियरली क्रेज. अच्छा, हमने उसको घर से फॉलो किया. घर से हमने ये भी देखा तैयार होकर निकल रहा है पूरा, और पूरे रास्ते तक हमने उसके वीडियोस बनाए, और वो होटल में भी पहुंच गया, वो भी वीडियो बना लिया. कितने में पहुंचा, वहां पे आके वेट कर रहा है लॉबी में बैठ के, उसका सारे वीडियोस बना लिए. हमें बस यहीं तक का वीडियो चाहिए. दिस वाज क्वाइट गुड इनफ. ठीक है, नाउ अगेन लव इज ब्लाइंड. ठीक है, क्या होगा कि हमने सारे वीडियोस पेरेंट्स को सबमिट कर दिए. पेरेंट्स तो खुशी के मारे उछल गए, उनको तो नेगेटिव पॉइंट ही चाहिए था. ठीक है, इतना नेगेटिव मिल गया. ठीक है, अब वो कहते हैं वो तो खुशी के मारे उछल गए. उन्हें चले गए, वो रिपोर्ट खुशी लेके घर. हमने उनके सारे चैट्स के प्रिंट आउट से दिए, उस लड़की की वीडियोस दी, सब कुछ दे दिया. 2 महीने बाद फिर फोन आ गया मेरे पास. कहते हैं नमन जी उसके बारे में कुछ और पता करके बताओ. ठीक है, मैंने कहा इससे बड़ा क्या होगा. मैंने क्या हुआ. कहते हैं वो घर पे आया, मेरी डॉटर के सामने बड़ा आंसू से रोने लगा, अपनी जमीन पे नाक रगड़ने लगा. कहता है मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और हमारी बेटी फिर से उसके साथ हो गई. ठीक है, अब मैंने कहा जो इतना जानने के बाद भी, ठीक है, इससे गंदी चीज और हो ही क्या सकती है इस दुनिया में जो वो कर रहा है. ठीक है, मैंने कहा कि जब इतना जानने के बाद भी शी इज विद हिम. मतलब नॉर्मली चीट कर रहा हो तो वो एक बार बोल देता मैं इमोशन में बह गया हूं. वहां तो साफ पैसे लेके कर रहा है. एग्जैक्टली. यू नो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमने तो अपने प्रोफेशन में इतना देखा लव इज ब्लाइंड. यहाँ पे आकर तो मैं सीखा हूँ कि लव इज एक्चुअली ब्लाइंड. अच्छा, ऐसा कुछ होता है, एक मैंने चीज लिखी थी पूछने के लिए, व्हाट्स समथिंग पीपल थिंक इज सीक्रेट बट एक्चुअली इज वेरी ऑब्वियस. इमोशंस आई वुड से. ठीक है, हाउ कि क्या होता है कि जब लोग ये सोचते हैं ना कि मैं अपने इमोशंस को हाइड कर लूंगा. ठीक है, लेकिन लोग अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं छलक ही जाते हैं. और ऐसा कौन सा क्लू है लोग अक्सर खुद ही छोड़ देते हैं. मान लीजिए आप किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो उनको लगता है कि यार मेरे बारे में ये चीज किसी को कैसे पता चलेगी. मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो ऑफिस से घर जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, कहीं कुछ एक पॉइंट से बी पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, लेकिन 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहा है, लेकिन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि पब्लिक रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, वो लोग नहीं कर रहे हैं. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. ठीक है, आपके ऑनलाइन फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, आपको पता नहीं है, आपका सिस्टम हैक हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है. ठीक है, आप सोचते हो कि बस मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से घर आ रहा हूँ, बट नोबडी इज कमिंग टू नो. आपकी कार बग्ड हो सकती है. ठीक है, आपका घर का कमरा बग्ड हो सकता है. आपका हो सकता है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने आपके घर के कमरे में कोई बग या कोई सीक्रेट कैमरा लगवा रखा हो. ठीक है, ये चेक करने के लिए कि आप वहाँ पे बैठ के क्या बातें करते हो. अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ आपने एक सीक्रेट कैमरा की बात बताई, say for an example there is a woman, there's a wife who wants to know everything about कि उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. वो कह दे कि ठीक है मैं अगले 15 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, और वो आपसे कह दे कि इन्हें इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, मैं 15 दिन के लिए सिटी में नहीं हूँ. तो क्या आप उस औरत को ये एडवाइस कर सकते हो कि वो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने ही घर पे कैमरा लगा दे? इज दैट लीगल? अपने घर पे कैमरा करना इज 100% लीगल. राइट. सो अगर उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, राइट, और वो अपनी प्रॉपर्टी में कैमरा कोई भी लगा रहे हैं, इट इज 100% लीगल. हु कैन चैलेंज दैट? क्या ये ऑपोजिट हो सकता है कि अगर हस्बैंड लगाए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है और बहुत देखी भी है कि हस्बैंड नहीं कर सकता है लेकिन वाइफ कर सकती है, ऐसा कुछ है? देखो पता है क्या है, इसके ऊपर ना अलग अलग जजमेंट्स और अलग अलग रूलिंग्स आई हुई हैं. राइट. सो ये ना बेसिकली मैटर ऑफ परसेप्शन है. ठीक है, सो कई रूलिंग्स और कई जजमेंट्स ने उसको एविडेंस के तौर पे ले भी लिया, और एविडेंस इज एन एविडेंस. ठीक है, डजंट मैटर कि हाउ यू हैव गेन दैट एविडेंस. अगर आपने किसी इलीगल मेथड से एविडेंस गेन किया है, ठीक है, दैट इज अ सेपरेट केस इन इटसेल्फ. ठीक है, कि भाई आपका मेथड इलीगल था एविडेंस को गेन करने का, बट क्या एविडेंस की वैलिडिटी मानी जाएगी या नहीं,
तो ये है कि एविडेंस इज एन एविडेंस, एविडेंस की वैलिडिटी मानी जाएगी। वो एक अलग बात है कि आपने गेन कैसे किया, उसका अलग से केस चल सकता है आपके ऊपर। धमकी मिली आपको कभी इस काम में? बहुत बार, बहुत बार। मतलब लाइक यू नो हम ऐसे एक प्रोफेशन में हैं जहाँ पे ना यू हैंडल द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पीपल, राइट, एंड कई बार लाइफ थ्रेटनिंग अटेम्प्ट्स भी हुए, ठीक है। सो वी आर इनटू, बट यस, हम जितना मर्जी रिस्क मैनेज करके चलें, ठीक है, जितना मर्जी हम ये सोच के चलें कि हमें कम से कम रिस्की जोन में रहना है और इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी कि हम उसमें आए ही ना, रिस्की जोन में आए ही ना, बट फिर भी जब आपका वक्त ख़राब होता है ना तो कुछ हो ही जाता है। अब वो तो किसी के भी साथ हो सकता है। अब वो जोमेटो वाले बेचारे सड़क पर डिलीवरी करते हैं सारे दिन, ठीक है, स्विगी वाले डिलीवरी करते हैं, ठीक है, यू नेवर नो कि किसका एक्सीडेंट कब किसका वक्त ख़राब हो जाएगा। बट इसी के साथ व्हेन यू स्टार्टेड विद दिस कंपनी, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि इंसान जब कुछ स्टार्ट करता है ना, देन ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बिफोर ही बिकम्स द मास्टर ऑफ वन। जब आपने शुरू किया होगा तो ये इन्वेस्टिगेशंस, अंडरकवर, किसी को ट्रैक करना, किसी के बारे में चीजें गैदर करना, ये सब आपने फर्स्ट हैंड किया होगा। करेक्ट। सो टेल मी, क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या आपने किया है इन द इनिशियल डेज ऑफ योर वर्क? एक्चुअली में क्या है कि आई डिड माई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स कोर्स फ्रॉम यूके व्हेन आई स्टार्ट दिस इन इंडिया, राइट। सो देयर आर सर्टेन टाइम थिंग्स। एडमिसिबल था इंडिया में? हाँ, बिल्कुल था, राइट। सो नाउ द थिंग इज कि हाँ, इतना वाइडली नोन प्रोफेशन नहीं था, बट येस इट वाज नोन, केसेस बहुत कम होते थे, बट दे वर देयर, ठीक है। सो नाउ विद द कोर्स ऑफ टाइम जब आप किसी प्रोफेशन में आते हो ना, तो आपको लर्निंग्स बहुत सारी मिलती हैं। आप नए नए मेथड्स सीखते हो किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 28 ईयर्स बैक जाऊं तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस में होता ही नहीं था, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को फॉलो करते थे, उनके बारे में इंक्वायरीज करते थे और उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करी जाती थी। अब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है, ठीक है। कितने सारे तरीके के कैमराज आ गए हैं, बग्स आ गए हैं, कितने तरह के GPS ट्रैकर्स आ गए हैं, ठीक है। सो वो यूसेज होती है इन्वेस्टिगेशन में। देन अंडरकवर एजेंट्स डिप्लॉय करना, ठीक है। विद द कोर्स ऑफ टाइम, जब पता है क्या होता है कि कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, ठीक है। जब आपको एक केस को सॉल्व करना है और आपको पता लग रहा है कि यार इस केस को सॉल्व कैसे करें, अब आपके सामने एक ट्रबल तो ला के रख दी किसी ने, अपनी प्रॉब्लम आपको दे गया पैसे दे के, अब आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब आप ये सोचते हो कि ये इस मेथड से भी नहीं हो सकता, अब किसी की साइकोलॉजी को ही चेंज करना है। सो वो जिसमें मैंने बताया कि उस लड़की की साइकोलॉजी को चेंज करने के बाद लड़के को छोड़ दे, लड़का ठीक नहीं है, तो वहाँ से हमारे दिमाग में आया कि एक अंडरकवर एजेंट इंट्रोड्यूस करते हैं इसकी लाइफ में। हमने फर्स्ट टाइम अंडरकवर एजेंट सर्च करी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और वो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। जब हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो हमें मोटिवेशन आया, जब हमें मोटिवेशन आया तो हमने कितने और केस में अंडरकवर एजेंट्स इंट्रोड्यूस करी, उससे हमें और नॉलेज मिली, उससे हमें और एक्सपीरियंस गेन हुआ, फिर हमने और केसेस में अंडरकवर एजेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इट बिकेम अ चेन, राइट। सिमिलरली ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जो आप टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करते चले गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर करियर, एंड विच बिकेम प्रेवलेंट, जिससे आपको रिजल्ट आने शुरू हो गए। अच्छा, एक चीज होती है ना कि जैसे जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जाती है तो उसमें फ्रॉड्स भी बहुत होने लगते हैं। सो सिंस यू आर अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, यू हैव अ कंपनी, आप हमें ये बताइए, हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि अगर वो कभी भी कोई एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहते हैं तो क्या चेक्स हैं जो हमें दिमाग में रखने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को, बिकॉज मैं आपको बताऊँ कि हर प्रोफेशन में गलत लोग होते ही हैं, चाहे वो लॉयर्स हो, सामने वाली पार्टी के साथ ही जाके मिल जाते हैं, कुछ ऐसे ख़राब लॉयर्स भी होते हैं, ख़राब डॉक्टर्स भी होते हैं जो क्वैक्स होते हैं, ठीक है, ख़राब चार्ट अकाउंटेंट्स भी होते हैं जो आप ही की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स में दे देते हैं और आप ही के यहाँ रेड करवा देते हैं, ठीक है, और ख़राब डिटेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है, जो आप ही को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे, सामने वाली पार्टी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो हाउ टू चूज़ द मोस्ट रिलायबल वन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज़ टू सी द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी, कि उनके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, ठीक है, कि कोई आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, रॉ ऑफिसर्स हैं, IB ऑफिसर्स हैं, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए उनकी जो है मीडिया प्रेजेंस कितनी रही है, उनकी अचीवमेंट्स कितने उनको अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि सिर्फ 500 रुपये लगते हैं, नॉट ओनली अ डिटेक्टिव कंपनी बट एनी अदर कंपनी। आप जॉबा कॉर्प से उसकी बैलेंस शीट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 500 रुपये पे करो, आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आप किसी भी कंपनी की
एमसी की साइट से आप वो वेबसाइट बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कंपनी अपना कितना टर्नओवर दिखा रही है, अपना जीएसटी फाइल कर रही है नहीं कर रही है, इस कंपनी के पास लोन्स कितने हैं, इस कंपनी कितने नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं, ठीक है, इसने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किए हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। तो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई हमारा इतना करोड़ का टर्नओवर है, उतना करोड़ का टर्नओवर है, मैंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का काम किया है, मैंने इसका काम किया है, टेक इट आउट एंड सी इट, ठीक है। अब कोई आदमी कहता है कि भाई मैंने इस कॉर्पोरेट का काम किया हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जहाँ से भी आपको क्रेडिट्स मिलते हैं वो आपका टीडीएस काटते हैं, ठीक है। टीडीएस काटते हैं तो आपके फॉर्म 26A में वो रिफ्लेक्ट करता है। अब कंपनी को बोलो भाई आप जेन्युइन हो ना, तो अपना 26A दिखा दो कि आपने इतने कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया भी या नहीं किया, ठीक है। वहीं पर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। उनके ऑफिसेज में पर्सनली विजिट करके देखो कि उनके ऑफिसेज में वो लोग एग्जिस्ट करते भी या नहीं करते हैं, ठीक है। जो अपनी वेबसाइट पर टॉल क्लेम्स कर रहे हैं, ठीक है, उन टॉल क्लेम्स को वेरीफाई करो। जैसे उनके वो दिखाते हैं, अगर कोई कंपनी ये भी दिखाते हैं मेरे यहाँ ये आईबी ऑफिसर, वो आईबी ऑफिसर, बोलो जी हमारी बात करा दो इनसे, ठीक है। देन यू विल गेट टू नो कि वेदर दे आर अ जेन्युइन कंपनी और नॉट। बट ये जो पॉडकास्ट है ना, आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज पता है क्या है, जितने पॉडकास्टर्स के पास जाता हूँ दे वांट मी टू ब्रिंग इन मोर स्टोरीज। वो चाहते हैं कि मैं स्टोरीज सुनाऊँ, इन्वेस्टिगेशन की केस स्टडीज सुनाऊँ, ठीक है, क्योंकि लोग उसी में अट्रैक्ट होते हैं, नंबर ऑफ व्यूज़ भी उसी में ज़्यादा आते हैं। आई लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट इज कि लोगों को ना इससे नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। इट्स अ नॉलेजेबल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। And I also must appreciate, questions you have drafted that are coming to your mind, popping up to your mind while I am discussing things with you are also excellent. You need to have a very keen and a very intelligent brain for the same. थैंक यू सो मच। आई एम नोटिंग डाउन द पॉइंट्स कि मुझसे मिस ना हो जाए, बिकॉज ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ना कई बार पॉइंट दिमाग से निकल जाता है, सो आई कीप राइटिंग इट डाउन। हाँ। ओके, नाउ मूविंग अहेड, दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पॉडकास्ट। अब जो लोग आपको देख रहे हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं, उनको कोर्सेज का पता चल गया है, इफ पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू, हाउ कैन दे कनेक्ट विद यू? एंड उसके साथ जितने भी बडिंग प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, उनको अगर आपको कुछ टिप्स देनी हो, सो प्लीज गो अहेड। Okay, so to connect with me, you can obviously search on Google Detective Naman Jain, right? हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से you'll find our contact details, और you can connect with me on my Instagram handle also, through my Facebook handle also, through my LinkedIn also, wherever you are comfortable to connect with me. So you'll find my contact details there as well. And जो लोग डिटेक्टिव्स बनना चाहते हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा, ये एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते नहीं हैं, और जब आप किसी ऐसी रोड पे ट्रैवल करते हो जहाँ पे बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे सक्सेस चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि और सबसे बड़ी बात है, इट्स अ हाईली रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, और सिर्फ नॉट ओनली रिवॉर्डिंग प्रोफेशन फाइनेंशियली, ठीक है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ मेंटल सोलास। क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी की ना ज़िंदगी मोनोटोनस है, अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर जाता है, ठीक है, घर जाने के बाद और सो जाता है, लाइक यही एक आम आदमी की ज़िंदगी है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमें रोज़ एक पजल दिया जाता है जिसको आपको रोज़ सॉल्व करना है, और जब आप उसको सॉल्व करते हो ना, तो काइंड ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन दैट यू गेट इज़ इमेंस, ठीक है। समटाइम्स तो मैं ना अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम जीनियस बन जाता हूँ कि आई एम अ अरे वाह, ये जीनियस, केस सॉल्व कमाल कर दिया आज तो मैंने, ठीक है। कभी कभी तो अपना ना खुद ही यू फील लाइक पैटिंग योर बैक, ठीक है, इतना मजा आता है इस प्रोफेशन में, थ्रिलिंग प्रोफेशन है, राइट? सो That's amazing. yeah, so it has got a immense job satisfaction. People who really अच्छा, लेकिन हार्ड वर्किंग है। फिर से मैं कहूँगा, डिटेक्टिव इज नॉट अबाउट ग्लैमर, ठीक है, ग्लैमरस समझ के ना है, हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है। तो रिजल्ट्स आते हैं तो बड़ा मजा आता है, थ्रिल बड़ा आता है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। ग्रेट। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट डिटेक्टिव बनने में, और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, इन्वेस्टिगेट करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंट्रीगिंग लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, ग्लैमर के पीछे मत जाओ, हार्ड वर्क करोगे तो पैसा आ जाएगा। वही चीज़ है ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, वही वाला कॉन्सेप्ट है। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो नमन जैन के लिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख के जा सकते हैं, मैं इनको वो सारे क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगी। मौका लगेगा तो हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप इस पॉडकास्ट को कितना देखते हो, कितना प्यार करते हो, कितना शेयर करते हो। अपने सभी जानने वालों को ये पॉडकास्ट भेज दो। अगर अभी तक आपने हाइप बाय निहारिका को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो बहुत गलत बात है, तुरंत फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो,
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और ऑब्वियसली यूट्यूब पर. दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वील मीट सुपर सून.